हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। चलो स्टार्ट करते हैं। सीरीज का दूसरा लेक्चर है आज हमारा। हम बात कर रहे थे आईआईटी जेईई मेंस 2024 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। चैप्टर नंबर 2 है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। नहीं देखा आपने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आपको रिवाइज करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 एंड दैट इज योर सीक्वेंस एंड सीरीज। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। लेट 3ABC, ये 4 नंबर है आपके पास, 3 एंड ABC। ये आपके क्या है, एपी में है, बी इन एपी। एंड 3A-1, B+1, C+9, B in GP। देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ ABC। तो ABC का आपको अर्थमेटिक मीन पूछा गया है। आई थिंक ये तो बहुत आसान चीज है। अर्थमेटिक मीन मीन्स सिंपली आपसे पूछा गया कि A प्लस B प्लस C 3 नंबर है तो डिवाइड बाय 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछी गई है। सिंपली कैसे निकालेंगे। अब सिंपल सा मुद्दा ये आता है, सर ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, उसके लिए 2 कंडीशंस। देखो बहुत आसान क्वेश्चन, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ये AP है, ये GP है, ठीक है। तो अगर मैं पहले इस एपी की तरफ देखूं 3ABC B इन AP, तो मैं मान लेता हूं कि लेट बी द सॉल्यूशन, कि लेट मैं 1 मिनट के लिए बोल देता हूं कि ये जो एपी है ना, इसका कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं। लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी बी डी। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें सॉल्व भी करना है अल्टीमेटली, ठीक है। तो मैंने कॉमन डिफरेंस क्या ले लिया, डी। अगर कॉमन डिफरेंस डी है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म तो 3 रहेगी। ए जो है वो किसके इक्वल होगा, आप बोलोगे सर ये 3 प्लस डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस डी है तो नेक्स्ट टर्म 3 प्लस डी हो जाएगी। फर्स्ट टर्म इज 3। नेक्स्ट यानी बी की वैल्यू आप पूछोगे तो ये हो जाएगी 3 प्लस 2d। एंड द नेक्स्ट वन इज वी हैव सी, तो सी हो जाएगी आपका वी कैन से 3 प्लस 3d। तो आई थिंक इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस एपी का यूज करते हुए मैंने ए बी सी को एक सिंगल वेरिएबल डी में लिख दिया, ठीक है। अब जीपी का यूज कर लेते हैं और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, सिंपल देखो, यहां पे भी ए है, बी है, सी है। सबसे पहले इनकी वैल्यूज पुट कर दो। तो जो मेरी गिवन जीपी है वो क्या है, ध्यान से देखो। पहले तो सबसे पहले टर्म 3 है, नो प्रॉब्लम। सेकंड है A-1, तो ए की वैल्यू क्या है, 3 प्लस डी में रख देता हूं, 3 प्लस डी माइनस 1। बी प्लस 1 है तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2d प्लस 1। एंड द लास्ट वन इज सी, सी की जगह रखेंगे 3 प्लस 3d और प्लस में हो जाएगा 9। जस्ट सॉल्व इट। ये जीपी क्या बन जाएगी, 3, 2 प्लस डी, 4 प्लस 2d एंड 12 प्लस 3d, ठीक है। तो ये मेरी जो जीपी है वो रेडी हो गई। अब क्या किया जाए भाई, जीपी की कंडीशन तो लगा दो। ये तो हमने एपी का यूज करते हुए जो टर्म गिवन थी वहां पे सिर्फ एबीसी की वैल्यू पुट की है। सिंगल वेरिएबल है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो वी ऑल नो दैट अगर कोई भी एक जीपी आपको गिवन है, लेट मी चेंज द कलर। मान लो कोई भी एक जीपी गिवन है और उसकी 3 टर्म है ए बी सी, तो आप बोल सकते हो सर यहां से बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए सी की इक्वल होता है। दैट्स इट, बस इसी का यूज कर लो। तो मैं पहली 3 टर्म ले लेता हूं चीजों को आसान बनाने के लिए। आप लास्ट की 3 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो बीच वाली टर्म ये बी का काम कर रही है। इसका मतलब बोल सकता हूं कि 2 प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए मीन्स 3 इंटू सी मीन्स 4 प्लस 2d के। यहां से आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी, आपका काम समाप्त हो चुका है, आपकी चीजें सॉल्व हो जाएगी। दिस विल बिकम योर 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d इज इक्वल टू 12 प्लस 60। सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो डी स्क्वायर माइनस का 2d और 12 उधर जाएगा तो माइनस का 8 इक्वल टू 0। यहां से क्लियरली आपको दिख रहा है कि डी की वैल्यू 2 हो जाएगी, दैट इज 4 एंड माइनस 2। क्या ये दोनों वैल्यू है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। आई थिंक हम सब जानते होंगे कि इन केस ऑफ ए जीपी आपकी कोई भी टर्म जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, 0। तो जब मैं डी की वैल्यू -2 लूंगा तो आप क्लियरली देख पाओगे कि जो सेकंड टर्म है आपकी जीपी की वो 0 हो जाएगी। 2 - 2 इज 0, बट ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये रिजेक्टेड है। इसका मतलब मेरे पास डी की ए की वैल्यू है जो कि यहाँ पे काम करेगी, दैट इज 4। अगर डी की वैल्यू 4 है तो अब आप ए बी सी तीनों निकाल सकते हैं। तो ए कहाँ है मेरा, मैंने यह माना 3 प्लस डी, तो डी की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 7, यानी ए की वैल्यू आपको मिल गई 7। बी की वैल्यू क्या मिलेगी, 8 प्लस 3 दैट इज 11। और सी की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 प्लस 3d मीन्स 12, यानी ये हो जाएगी 15। जस्ट सॉल्व इट। आपको निकालना है मीन, तो एबीसी की वैल्यू रख दीजिए। आप बोलोगे 7 प्लस 11 प्लस 15 ऑल डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व इट, यू विल गेट 11। सम आएगा 33 by 3 दैट इज 11। सो 11 ऑप्शन नंबर 4 इज अ वेरी करेक्ट आंसर। आई थिंक आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान था। अब कुछ बच्चे में भी ये हो सकते हैं यहाँ पे आप
ऐसे भी कर सकते हो कि यहां से ये जो एपी एपी कंडीशन लगा दो कि डी सेम होता है, तो a माइनस थ्री इज इक्वल टू बी माइनस ए, यहां से एक क्या बन जाएगी, इक्वेशन बनेगी ए बी में। सिमिलरली आप पहली 3 टर्म में यहां लगा लीजिए, यहां पे भी ए बी में एक इक्वेशन बन जाएगी। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकाल लो और वहां से आप एपी या जीपी कोई भी एक कंडीशन लगा के सी की वैल्यू निकाल लो। वैसे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट आई थिंक दिस वन इज मच मोर इजियर। आप दूसरा मेथड भी ट्राई कर सकते हो। होप सो समझ में आया। नेक्स्ट लेते हैं। सॉरी, क्या बोला इसने कि लेट 3, 7, 11 एंड 15 अप टू 403 एंड 2, 5, 8, 11 अप टू 404 बी 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 2 एपी आपको गिवन है। देन द सम ऑफ द कॉमन टर्म्स इन देम इज इक्वल टू। ये तो बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन आप बोल सकते हो, पूछा गया आपसे। सो देखो क्या किया जाए, ये 2 एपी गिवन है और इनकी जितने भी कॉमन टर्म्स हैं उनका आपको क्या बताना है, सम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई वो कॉमन टर्म भी निकाल लेते क्या है। अगर आप ध्यान से देखो फर्स्ट एपी को और सेकंड एपी को, इन दोनों में क्या कॉमन लग रहा है आपको। सबसे पहली टर्म जो आपको कॉमन दिखेगी वो दिखेगी 11, यहां पे भी 11 है और यहां पे भी 11। इससे पहले यानी सबसे छोटी टर्म यही है, इसके पहले कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब जो मेरी नई एपी बनने वाली है उसकी पहली टर्म होगी 11। अब मैं आपसे पूछूं कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यानी इन दोनों एपी में जो कॉमन टर्म्स है उससे एक एपी बनेगी। उस एपी की फर्स्ट टर्म 11 है, सेकंड टर्म कॉमन क्या होगी। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं फर्स्ट एपी में देखूं तो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा 4, सेकंड एपी में देखूं तो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा 3। 4 इंटू 3 कर दीजिए, दैट इज 12। तो ये जो कॉमन टर्म होगी इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 12 होगा। ठीक है, क्या होगा, 12 होगा। कैसे पता चला, सिंपल है भाई, ये 4 4 के डिफरेंस पे चल रही है, 3 3 के डिफरेंस पे चल रही है। तो इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे, 4 और 3 का एलसीएम जो लोगे उतनी कॉमन टर्म होगी। देखो ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम नंबर है तो मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, बट अल्टीमेटली आपको कॉन्सेप्ट क्या करना है कि आपको एलसीएम लेना है किसका, D1 और D2 का। D1 मीन्स द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एपी, D2 मीन्स द कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड एपी। इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो जो यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, D12 होगा, यानी इनकी दूसरी कॉमन टर्म क्या होगी, 11 प्लस 12 मतलब 23 होगी। चेक करके देखें, एक बार कर लेते हैं। 11 में 3 ऐड करो क्या मिलेगा, आप बोलोगे 14, नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 17, नेक्स्ट होगी 20 और फिर होगी 23। मैं यही रोक देता हूं 1 मिनट के लिए। अब यहाँ पे देखिए 15 है, 4 कॉमन है, तो ये आएगा 19 एंड द नेक्स्ट वन इज 23। देखो 11 के बाद जो नेक्स्ट कॉमन टर्म है दैट इज 23। तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो कंफ्यूजन के लिए एक बार के लिए, बट अदरवाइज द कॉन्सेप्ट इज होप सो क्लियर। फर्स्ट टर्म मिल गई, कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब भाई सब निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स भी तो चाहिए कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो वो कैसे पता चलेगी। देखो इसकी लास्ट टर्म है 403, इसकी है 404, तो आप इस 403 को देख लीजिए, यानी इसकी जो लास्ट टर्म होगी an जो होगी वो क्या होगी, इट इज लेस देन इक्वल टू 403, यानी इन दोनों की जो स्मॉलेस्ट लास्ट टर्म होगी, इन दोनों में से जो छोटी होगी लास्ट टर्म उसके बराबर या उससे छोटी होनी चाहिए, क्योंकि भाई 403 के बाद तो कुछ कॉमन हो नहीं सकता, 404 तो दोनों में है ही नहीं, तो कॉमन कैसे होगी। ठीक है, बस ये कंडीशन लगा दो, n की वैल्यू मिल जाएगी। an क्या होता है, आप बोलोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी शुड बी लेस देन 403। a की वैल्यू क्या है 11 प्लस b d12 है, तो n माइनस 1 इंटू 12 शुड बी लेस देन इक्वल टू 403। 12 को अंदर ले जाओ तो ये 11 प्लस 12n माइनस का 12 शुड बी लेस देन इक्वल टू 403। माइनस 12 प्लस का 11 क्या बचेगा, माइनस का 1, माइनस 1 उधर ले जाओ तो 12n इक्वल टू क्या हो जाएगा, शुड बी लेस देन 404, प्लस हो जाएगा उधर जाके। सो n की वैल्यू क्या आ रही है, शुड बी लेस देन 404 डिवाइड बाय 12। सो आई थिंक दिस इज 12 3 जा 36, 4 44, 3 जा 46 पॉइंट समथिंग, 33 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो मतलब ये n जो है 33 पॉइंट समथिंग से छोटा होना चाहिए, यानी n की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, दैट इज 33। तो यानी आपकी नंबर ऑफ टर्म्स जो है यहाँ पे मिल गई कितनी, 33। आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है, आपके पास d है, आपके पास a है, आई थिंक सम आप निकाल सकते हो आराम से। तो मुझे S33 चाहिए, वो जस्ट सेक ऑफ कंप्लीशन मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको खुद से करना चाहिए। 33/2 इंटू 2a, a क्या है 11 तो 22 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, n क्या 33 मीन्स 32 इंटू डी इज 12। सॉल्व इट। सो 33 इस 2 को देखो अंदर सिंप्लीफाई कर सकते हो चीजें, ये अंदर जाएगा तो इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी कर देगा, ये बचेगा 11 प्लस 12 कैरी 1 192 ऐड कर लीजिए। सो 33 इंटू दिस इज 3 10 कैरी 1 3, सॉरी 2 आएगा क्या, 2 आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए आ जाएगा 6699। दैट्स माई आंसर।
होप सो सिंपल एंड क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट अगेन 3. Let Sn denote the sum of the first n term of an arithmetic progression. If S10 is 390, यानी sum of first 10 term आपको गिवन 390, and the ratio of 10th and 5th term is 15:7, then S15 minus S7 आपसे पूछा गया है. तो आई थिंक बहुत आसान है. चलो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं इसको. सबसे पहली जो कंडीशन गिवन है कि S10 जो है 390 है, इसका यूज करो. ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कि S10 इज इक्वल टू है 390. अब आई थिंक सम ऑफ n टर्म्स वी ऑल नो द फॉर्मूला, पुट द फॉर्मूला. सो n/2 यानी 10/2 इनटू 2. अब फर्स्ट टर्म मुझे गिवन नहीं है तो लेट कर लेना कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP is a and the common difference is d. So this will become 2a plus कौन सी टर्म है 10th, it means that is 9d is equal to 390. सिंप्लीफाई कर लीजिए. 0 and 0 गेट कैंसिल आउट. 2 को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 2a plus 9d is equal to 78. So this is your equation number 1. यानी जो फर्स्ट कंडीशन गिवन थी उसकी हेल्प से मैंने a और d के बीच में एक रिलेशनशिप बना लिया. होप सो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकंड आपको गिवन है कि इसकी 10th और 5th टर्म का रेशियो गिवन है. सो 10th टर्म कैसे लिखोगे, आप बोलोगे सर a plus 9d. 5th टर्म दैट इज a plus 4d. इन दोनों का रेशियो है आपके पास 15:7. सॉल्व कर लीजिए. a और d के पीछे फिर से रिलेशन मिलेगा. 15 इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 15a plus 60d is equal to 7a plus 63d. ठीक है, 7a को उधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 8a is equal to 60 उधर जाएगा तो ये बचेगा 3d. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, आप चाहो तो 3d को उधर ले जाओ, दोनों इक्वेशन को वैसे सॉल्व कर लो, या फिर मुझे क्लियरली दिख रहा है, देखो ये 3d है और ये 9d लिखा हुआ है. ठीक है, 9d मतलब मैं इसको 3 into 3d लिख सकता हूँ. तो इस 3d की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो यहाँ पे, पुट द वैल्यूज. सो यू विल गेट 2a plus 3 into 3d means 3 into 8a is equal to 70. Solve it. Here is 24, 26a is equal to 78, or I can say that a is equal to 3. 26 3 क्या है 78 हो जाएगा. ठीक है, a की वैल्यू 3 आ गई. होप शो दिख रहा है, मतलब इसको सॉल्व करके a की वैल्यू क्या मिली 3 मैं यहाँ लिख देता हूँ. अगर नहीं दिख रहा होगा तो मे बी मेरा फेस आ सकता है यहाँ पे. ओके, सो होप शो यहाँ तक क्लियर. नाउ वी हैव a, तो क्या मैं d निकाल सकता हूं? बिल्कुल, d यहां से निकाल लीजिए. a की वैल्यू 3 रखेंगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 8. तो जो रिक्वायर्ड चीजें थी वो सब कुछ मिल चुके हैं आपको, बस आपको अब बस सॉल्व करना है. क्या निकालना है? S15 माइनस S5. भाई Sn का फॉर्मूला जानते हैं, लगा दीजिए S15 पे. सो दिस विल बिकम योर 15/2 इंटू 2a माइनस प्लस 14. ठीक है, आप चाहो तो इसको यही सॉल्व कर सकते हो. 2 को अंदर ले जाइए तो ये इससे कैंसिल आउट, ये बचेगा 7. पुट द वैल्यूज. सो 15 इंटू a की वैल्यू क्या है भाई, a is 3 प्लस 7d, d is 8, सो 56 हो जाएगा. सो दिस विल बिकम योर 15 इंटू 59. एक बार मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूं तो ये आ गई S15 की वैल्यू. अब मुझे चाहिए S5. S5 क्या होगा, दैट इज योर 5/2 इंटू 2a प्लस 4d. सिमिलरली आप कर सकते हो, इस 2 को अंदर ले जाओ, इससे कैंसिल आउट, ये 2. पुट द वैल्यूज. यू विल गेट 5 इंटू a इज 3 प्लस d इज 8, सो ये हो जाएगा 16. सो ये हो जाएगा 5 इंटू 90. बस इनको माइनस कर दीजिए. मुझे चाहिए S15 माइनस S5. सो इट मीन्स 15 इंटू 59 माइनस 5 इंटू 90. सो या तो मल्टीप्लाई कर दो या फिर आप एक काम कर सकते हो, 5 को कॉमन ले लीजिए. 5 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 3 इंटू 59, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 9 27 2 15 17 177 माइनस 5 बाहर आ गया, बचा माइनस 19. तो 177 में से 90 माइनस करोगे क्या बचेगा 158. तो 5 इंटू 158 मल्टीप्लाई इट. 5 8 40 कैरी 4 25 29 2 and 790 is the correct answer. Just calculations थी यार, बहुत आसान था. That's it. Hope so simple and clear. Next देखो कि if 3 successive terms of a GP, एक GP given है भाई, उसकी 3 लगातार टर्म के बारे में बात कर रहा है with common ratio R, और R इसने दे दिया कि R जो है 1 से बड़ा है. R क्या है 1 से बड़ा है. R the length of the sides of a triangle, R the length of the sides of a triangle and box of R,
डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू आर, यानी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है, देन 3 बॉक्स ऑफ आर प्लस माइनस आर का बॉक्स इज इक्वल टू, सिंपल सा है भाई, आर की वैल्यू निकाल लो, काम खत्म, ठीक है। कॉमन रेशियो निकाल लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो आई थिंक सबको सॉल्व करना आता होगा। तो आर की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो देखो पहली चीज तो इसने बोला कि ये जो 3 सक्सेसिव टर्म है जीपी की, वो तीनों क्या है, एक ट्रायंगल की साइड है। तो लेट द जीपी बी, अगर मैं मान लेता हूं कि लेट द जीपी बी ए आर एंड ए आर स्क्वायर, मैं मान लेता हूं कि ये मेरी जीपी की 3 सक्सेसिव टर्म है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि ये लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है। अगर ये लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है तो यहां पे क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए? वी ऑल नो दैट सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी मैं बोल सकता हूं कि a प्लस ए आर जो है वो हमेशा बड़ा होगा किससे? ए आर स्क्वायर से। यानी सम ऑफ एनी 2 साइड्स, आप ए आर ले सकते हो, ए आर स्क्वायर ले सकते हो, या फिर ए आर स्क्वायर प्लस इन दोनों को प्लस करके तीसरी साइड को कर दो। तो जो आपकी चॉइस हो, कोई भी 2 साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है? ग्रेटर होता है। बस उसी चीज का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से ट्राई करते हैं कि क्या मिलता है हमें। पहली कंडीशन मैंने लगा दी। अब देखो ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ए इज अ पॉजिटिव नंबर, यस और नो? यस, बिकॉज दिस इज साइड ऑफ द ट्रायंगल। ए अगर पॉजिटिव है तो थ्रू आउट मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो दिस इज 1 प्लस आर शुड बी ग्रेटर देन आर स्क्वायर होना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, सबको एक तरफ करते हैं। इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 शुड बी लेस देन 0, ये सुनो। इन सबको मैं उठा के इधर ले आया। दिस इज अ क्वाड्रेटिक। सो ए अगर पॉजिटिव है, लेस देन 0 बोला, इसका मतलब ये जो है कहां कहां, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी? इन रूट्स के बीच में। तो इनके रूट्स निकालो पहले। तो रूट्स क्या होंगे? डायरेक्टली आर इज इक्वल टू, मैं बोल देता हूं, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेता हूं, दैट विल बिकम माइनस बी मतलब 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, माइनस 4 इस थी तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, एंड डिवाइड बाय 2। होप शो सबको आता होगा ये फॉर्मूला भाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 2। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपकी एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। यहां पे मेरे पास 2 रूट मिले। फर्स्ट मिला आपको 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाय 2, दूसरा रूट है आपके पास 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये 2 रूट मिले, और अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन इसके जो सॉल्यूशन है वो यहां लाई करेंगे, यानी इन दोनों के बीच में यहां पे लाई करते हैं, ठीक है। यानी आर की वैल्यू इस नंबर से लेकर के इस नंबर तक होगी। लेकिन एक कंडीशन हो रही है, इसने बोला कि आर जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू तो क्लियरली 1 से बड़ी होगी, क्योंकि रूट 5 का मतलब है 2 पॉइंट समथिंग, 2.2, ये 1 है, ये 3 पॉइंट समथिंग, और डिवाइड बाय 2 से करोगे तो ये 1 से बड़ी वैल्यू आने वाली है, कुछ ना कुछ 1 से बड़ी वैल्यू है। अब ये वैल्यूज क्या बता रहा है मुझे? क्या ये 1 से बड़ी है? नहीं सर, ये 2.2 माइनस का है और प्लस का 1 है, इसका मतलब माइनस 1.2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये पहली बात तो नेगेटिव होगी, नेगेटिव तो ऑलरेडी ये 1 से छोटी हो चुकी है, तो इसका मतलब 1 कहीं यहां बीच में हो गया। तो आर की वैल्यू जो है वो इसने क्या कंडीशन लगाई कि इस 1 से बड़ी होनी चाहिए, और इसने बोला है कि इससे छोटी होनी चाहिए। अल्टीमेटली मुझे क्या मिल रहा है कि आर की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर के 1 प्लस रूट 5 बाय 2 के बीच में होनी चाहिए। यानी ये जो कंडीशन गिवन थी और जो मैंने सॉल्यूशन निकाला, उन दोनों से मुझे ये मिल रहा है। यानी 1 की आर की वैल्यू 1 से लेकर के ये क्या है? 1 पॉइंट समथिंग है, यस और नो? यस, बिकॉज दिस इज 3 पॉइंट समथिंग, डिवाइड बाय 2 से करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये 1 पॉइंट समथिंग है, कुछ भी हो दैट डजंट मैटर। मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आर की वैल्यू 1 से लेकर के 2 के बीच में है। सीधी सी बात ये है कि 2 से छोटी है ये वैल्यूज, तो 2 से अगर छोटी है तो मेरा काम हो चुका है। अब यहां से ध्यान से देखिए, ये मुझे निकालना है 3 बॉक्स ऑफ आर, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ आर प्लस माइनस ऑफ आर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। तो भाई जब आर की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा इसका? आप बोलोगे सर 1, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस ये माइनस में है, तो अगर मैं बोलूं कि माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, आप बोलोगे -2, so that will become -2. Now solve it, you will get your answer. 3 minus 2 means I will get the answer as 1. Simple, clear, option. ठीक है, ध्यान रहेगा. That's it. अब देखो यहां से एक चीज और कर सकते थे कि मान लो ये कंडीशन नहीं गिवन होती ना, उस कंडीशन में एक कंडीशन तो ये मिल जाती. दूसरा ये भी कर सकते थे कि द डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल,
इज ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड, वो कंडीशन भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बट अल्टीमेटली आपको यहां से मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम विद दिस वन। द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन दिस अप टू 25th टर्म एंड दिस अप टू 37th टर्म इज, दो एपी गिवन है, फिर से कॉमन, तो ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से ट्राई कर लीजिए, बाकी हम फटाफट से कर लेते हैं। सबसे पहला काम मैंने बोला था कि भाई इन दोनों में सबसे पहली कॉमन टर्म क्या है, 9, यानी इनकी जो कॉमन एपी बनेगी उसकी फर्स्ट टर्म होगी 9, ठीक है। सेकंड टर्म क्या होगी सर, उससे पहले निकाले थे कॉमन डिफरेंस, यानी डी क्या होगा, इसका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 3, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 5, दोनों ही कोप्राइम है, तो इसका मतलब 5 3 जा 15, इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस मींस 3 and 5 दैट इज 15, यानी जो नई एपी बनने वाली है, जो इन दोनों में टर्म कॉमन होगी उसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 15 होगा, दैट्स इट। अब ए मिल गया, डी मिल गया, आपसे क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, पिछले में सम पूछा गया था, यहां पे नंबर ऑफ कॉमन टर्म पूछा गया, वो निकाल, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने बोला था कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स के लिए यानी एन निकालना है, तो ए एन, इस एपी का जो ए एन होगा वो क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन इक्वल टू होना चाहिए इन दोनों एपी में की जो लास्ट टर्म है उनमें से जो छोटी है उससे, तो सबसे पहले भाई इन दोनों की लास्ट टर्म चाहिए मुझे, तो फर्स्ट एपी ये रही, इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, इसकी लास्ट टर्म है 25th, यानी इस एपी में 25th टर्म निकालो पहले तो इस एपी के लिए अगर मैं A25 निकालना चाहूं तो क्या होगा, आप बोलोगे ए क्या है 4 प्लस 24 इंटू डी क्या है यहाँ पे 5, सॉल्व इट, ये हो जाएगा 120 124, ये आ गई फर्स्ट की। सेकंड ये है, इसके लिए 37th लास्ट है, तो A37 निकालो आप, ए क्या है आपकी 3, कॉमन डिफरेंस भी सॉरी कॉमन डिफरेंस भी 3 है, तो 36 इंटू 3, सॉल्व इट, so 18 carry 1 time 108 plus 3 it means that is 111। अब देखो इन दोनों में स्मॉल कौन सी है 111, ठीक है, तो इसको छोड़ दो, जो ए एन है, जो कंडीशन है मेरी, जो रिक्वायर्ड एपी है उसके लिए ये होनी चाहिए, तो यहां से एन की जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा, सॉल्व इट क्विकली, ए एन क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी शुड बी लेस देन इक्वल टू 111। नई एपी की फर्स्ट टर्म है 9, डी है 15, तो n माइनस 1 इंटू 15 शुड बी लेस देन इक्वल टू 11, 15 को अंदर पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां लिख ले, सो दिस विल बी योर 9 प्लस 15n माइनस का 15 शुड बी लेस देन इक्वल टू 111, 9 माइनस 15 कितना आएगा, माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 15n इज इक्वल टू हो जाएगा 117, मुझे चाहिए n, सो n शुड बी लेस देन इक्वल टू 117 डिवाइड बाय 15, सो कितने में जाएगा भाई, 15 8 जो 120 होता है 7, यानी 7 पॉइंट समथिंग आएगा ये, तो ये n जो है वो लेस देन इक्वल टू 7 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, वी ऑल नो दैट n इज अ नेचुरल नंबर, इट मींस n शुड बी इक्वल टू 7, सो द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी इज 7, दैट्स इट, सिंपल, होप शो क्लियर भी है। नेक्स्ट देखो, ये आसान और अच्छा क्वेश्चन, इफ 8 इक्वल टू 3 प्लस 1/4 3 प्लस p प्लस 1/4 स्क्वायर 3 प्लस 2p प्लस 1/4 क्यूब 3 प्लस 3p एंड शॉन अप टू इंफिनिटी, देन द वैल्यू ऑफ p, तो p की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है, सो क्या किया जाए, क्या है AP है GP है AGP है, क्या बन रहा है यहां पे, आई थिंक डायरेक्टली तो अगर मैं 1/4 और 1/4 स्क्वायर इनको देखूं तो ये तो GP की टर्म्स है, 3 3 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो ये जीपी में काउंट हो जाएगा, बट अगर आप इस पी वाली टर्म को देखो तो आपको पता लगेगा कि ये सर एपी में है, तो यानी यहां पे चीजें कैसी बनने वाली है, एपी जीपी एजीपी सब कुछ बनने वाला है, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, ठीक है, क्या करोगे 8 इक्वल टू 3 प्लस इस 1/4 को सबके साथ अलग अलग से मल्टीप्लाई करो, 1/4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 3, या फिर मैं इसको डायरेक्टली बोल देता हूं कि भाई ये 3/4 हो जाएगा, प्लस p के साथ करोगे, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, ये हो जाएगा p/4 प्लस नेक्स्ट ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4 स्क्वायर, सिमिलरली द नेक्स्ट इज 3/4 क्यूब एंड शोन अप टू इंफिनिटी तक चलता जाएगा। सिमिलरली हर एक टर्म की जब p से मल्टीप्लाई होगा तो p/4 एंड द नेक्स्ट वन इज 2p/4 स्क्वायर प्लस द नेक्स्ट वन इज 3p/4 क्यूब एंड शॉर्ट, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इनको मैंने अलग अलग किया तो मुझे कुछ ऐसा मिला।
अब अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं ऊपर वाली पे, तो ये तो क्लियरली मेरी एक जीपी बन रही है, ठीक है, एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका सम मुझे चाहिए। तो अब इस इनफाइनाइट जीपी में अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट टर्म क्या है, आप क्लियरली बोलोगे सर 3 है। मैं पूछूं कॉमन रेशियो क्या होगा, तो 3/4 डिवाइड बाई 3 यानी ये होगा 1/4। नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, तो आई थिंक इसका आप सम निकाल सकते हो डायरेक्टली, इसका सम आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। मैं डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पे। सो इनफाइनाइट जीपी का क्या होता है, ए यानी 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर 1/4। 3/4 यानी क्लियरली इसको सॉल्व करके आपको मिल जाएगा, ये 3/3 से 3 कैंसिल आउट, 1/4 मिल जाएगा। यानी इतनी टर्म्स का सम आपको मिल गया 1/4 क्लियरली, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, सॉरी गड़बड़ कर दी हमने भाई, 1/4 ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, 4 मिलेगा, ठीक है। और वैसे कॉमन सेंस भी यूज हो सकती है कि भाई फर्स्ट टर्म जब 3 है और उसमें आप कुछ ऐड कर रहे हो तो 3 से बड़ा आंसर तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3/4 आएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 1/4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, यानी इसका सम आ गया 4। इस 4 को उधर ले जाओ, सो दिस विल बिकम योर 4 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज 4, p/4 प्लस 2p/4 स्क्वायर प्लस 3p/4 का क्यूब प्लस एंड शो, ये कुछ ऐसा होगा। द नेक्स्ट स्टेप इज, अब मुझे ये सॉल्व करना है और क्लियरली अगर आप ध्यान से देखो तो ये है क्या, क्या दिख रहा है आपको, क्लियरली दिस इज योर AGP अर्थमेट्रिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, P 2P 3P ये AP बन रही है और नीचे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या बन रहा है, सर ये GP बन रही है 1/4, या फिर आप सिंपली बोल दो p/4 स्क्वायर p/4 क्यूब, 1 2 3 को AP की तरह कंसीडर कर लो, दैट्स टोटली योर चॉइस, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। तो AGP को सॉल्व करने का तरीका क्या है आपके पास, AGP को कैसे सॉल्व किया जाए, सिंपल सा तरीका देखो ध्यान से। आपको क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है कि R क्या है, सर R तो वही है जो ऊपर है यानी 1/4 ही है। R क्या है यहाँ पे 1/4 ही, तो इस पूरी AGP में 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ और एक टर्म को आगे कर करके लिखते रहिए। कैसे, ध्यान से देखो, अगर मैं इस 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करता हूं, 1/4 इंटू 4 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू p/4 को 1/4 से करोगे तो ये हो जाएगा p डिवाइड बाई 4 स्क्वायर, हाँ है ना, बिल्कुल। इसको मैंने थोड़ा आगे लिख दिया, देखो यहाँ भी 4 स्क्वायर है, यहाँ भी 4 स्क्वायर, दैट्स वाई। अब इस वाले टर्म को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 2p डिवाइड बाई 4 क्यूब एंड शोन, ऐसे ही ये चलता रहेगा कहानी, ठीक है, सिंपल क्लियर। अब इसको कर दीजिए माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा देखो, तो ये तो 1 हो गया, तो 4 - 1 दैट इज 3, तो ये आ जाएगा 3, यानी 3 इज इक्वल टू पहले टर्म एज इट इज यानी p/4 आपका एज इट इज ही रहेगा, 2p डिवाइड बाई 4 स्क्वायर माइनस p/4 स्क्वायर, तो ये बनेगा प्लस का p डिवाइड बाई 4 स्क्वायर। नेक्स्ट वन, 3 में से 2 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा अगेन p डिवाइड बाई 4 क्यूब एंड शोन अप टू इंफिनिटी, ठीक है, 3 इज इक्वल टू, अब ये क्या है सर, ये क्लियरली एक जीपी, तो बस जीपी सॉल्व कर लो, वो भी इनफाइनाइट। तो फर्स्ट टर्म इज p/4, ऊपर लिख दो p/4 डिवाइड बाय 1 माइनस r क्या है, r इज अगेन 1/4 है, ठीक है, सॉल्व कर लो, तो नीचे हो जाएगा 3/4, इस 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 को उधर ले जाओ, यानी p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 3 3 जा 9, सो दैट्स माय आंसर। सो द वैल्यू ऑफ p इज 9। होप सो सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। मे बी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो एक काम करना, इसको अलग लिख लेना, इसको अलग लिख लेना, बोल देना भाई इसको मैं S1 बोल देता हूँ, इसको मैं S2 बोल देता हूँ, ठीक है, इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, फिर लाके वैल्यूज पुट कर दो एंड सॉल्व इट, दैट्स इट। आई थिंक कुछ खास मुश्किल नहीं है। सीक्वेंस सीरीज में बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन गिवन है आपको और इसकी 20th टर्म पूछी गई है लेकिन फ्रॉम द एंड। सो देखो इसको करने के दो तरीके हैं। द फर्स्ट मेथड, आई थिंक हम सब जानते हैं कि अगर आपको 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट पूछी गई, यानी मैं बोलूँ कि ए के आपसे पूछा गया फ्रॉम द लास्ट, सो उसको स्टार्टिंग यानी बिगिनिंग से लिखने का तरीका क्या होता है कि टोटल टर्म्स an माइनस के प्लस 1, ऐसे कर दो इसको। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, टोटल टर्म चाहिए, यहाँ पे इस एपी में टोटल टर्म चाहिए, दिस इज द फर्स्ट मेथड। यानी मैं बोल सकता हूँ इसको पूरा लिख के दिखाऊं तो kth टर्म फ्रॉम द एंड is equal to n minus k plus 1th term from the beginning। तो ये पहला तरीका होता है आपके पास, ठीक है। दूसरा तरीका क्या, जो मोस्टली मैं प्रेफर करता हूं कि इस एपी को उल्टा ही कर दो,
भाई ऐसे लिखी हुई है, ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है। अगर मैं इसको ही फर्स्ट टर्म बना लूं तो उल्टा आप काउंट कर, पीछे से काउंट कर रहे हो तो 20 टर्म डायरेक्टली मिल जाएगी आपको। यानी अगर मैं यहां से ए बोल देता हूं डायरेक्टली कि ये 1 माइनस का 129 एंड 1/4 है। डी क्या होगा भाई, डी मुझे पता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म। अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो बाद वाली में से पहले वाली सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी अगर मैं 20 में से 19 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे डी मिल जाएगा इसका। तो यानी मैं बोलता हूं 20 माइनस 19 एंड 1/4। आई थिंक सब्ट्रैक्ट करना आता है, दैट विल बिकम 3/4। 20 में से 19 माइनस कर देना, 1 बचेगा, तो 1 माइनस 1/4 करोगे 3/4 आपको मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्मली अगर इस जीपी की बात करते हैं, यानी इस केस के लिए आपका जो डी है वो माइनस 3/4 होगा, क्योंकि उस केस में आप 19 एंड 1/4 में से माइनस करोगे 20 को। ठीक है, तो दोनों का डी चेंज हो जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाता है, ये बोल सकते हो। आपके पास ए है, डी है, अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई, A20 निकालना है। सो A20 विल बी A plus 19D, sorry, this is equal to A plus 19D. Use it quickly. So A क्या है, माइनस का 129 एंड 1/4 प्लस 19 इंटू डी आपके पास 3/4। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको मैं लिखता हूं माइनस का 129 एंड माइनस का 1/4 एक बार के लिए, एंड दिस विल बिकम प्लस 57/4। ठीक है, इसको अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये आसान हो जाएगा मेरे लिए। प्लस का 57 है, माइनस का 1 है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो ये बन जाएगा माइनस का 129 एज इट इज, प्लस का 56/4। 4 से करोगे तो 4 बन जा, 4 4 जा 14, यानी माइनस का 129 है, प्लस का 14 है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 1 1, तो माइनस का 115 इज द करेक्ट आंसर, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। आई थिंक बहुत आसान, बहुत ईजी था। नेक्स्ट देखो, इफ इन ए जीपी ऑफ 64 टर्म, मतलब एक जीपी गिवन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन है, 64 है, एन की वैल्यू क्या है आपके पास, 64 है। द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज, यानी सभी टर्म्स का सम निकालो, यानी S64 की बात कर रहा है, इज मतलब इक्वल टू 7 टाइम्स, 7 गुना है किसका, द सम ऑफ द ऑल टर्म्स ऑफ द जीपी, देन रेशियो ऑफ जीपी इज इक्वल टू। इसने क्या बोला भाई, इस जीपी की जो और टर्म्स है, ठीक है, और टर्म मतलब जैसे इस जीपी में टर्म कैसी होगी, A1 होगी, फिर आप जाओगे A2 पे, A3 पे, ऐसे करते करते आप पहुंच जाओगे A64 तक। तो इनका जो सम है सबका, वो तो गिवन है S64 से मैंने डिनोट कर दिया। अब इसमें और टर्म मतलब A1 प्लस A3, यानी सम ऐसे बोला गया कि A1 प्लस A3 प्लस A5, ऐसे करते करते आप जब A63 तक जाओगे तो सारी और टर्म्स आ गई। इन सब का जो सम है, लेट मैं उसको डिनोट कर लेता हूं O से लिख लेते हैं हम उसको, ठीक है, तो उसके 7 टाइम्स के इक्वल है, ये कंडीशन मुझे गिवन है। देन द रेशियो ऑफ द जीपी इज इक्वल टू, ठीक है, रेशियो मींस कॉमन रेशियो आपसे पूछा गया, ठीक है, मतलब आर की, इसको लिखना चाहिए था पूरा, कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज इक्वल टू, यानी आर की वैल्यू आपसे पूछी गई है। सो अगर मैं इस जीपी को ये बोल दूं कि इस जीपी में जो फर्स्ट टर्म है, लेट मैं मान लेता हूं कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, फर्स्ट टर्म को मैं बोलता हूं ए, कॉमन रेशियो को मैं बोल देता हूं इट इज आर। तो H64 के लिए फॉर्मूला लिख सकते हो आप, बोलोगे सर बिल्कुल, फर्स्ट टर्म अगर ए है तो ये हो जाएगा a इंटू आर रेज टू पावर n, मतलब 64 माइनस 1 होल डिवाइड बाय r माइनस 1। आप 1 माइनस वैसे भी कर सकते हो, दैट्स टोटली योर चॉइस, इज इक्वल टू 7 इंटू, अब इसका लिखना है। अब देखो ये एक नई जीपी बन गई है जिसमें टर्म्स कैसी है, ओड नंबर, यानी 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 3 आएगी। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो r है, इन दोनों का रेशियो भी r है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस जीपी के लिए r क्या होगा, तो क्या मैं क्लियरली बोल सकता हूं ये r² होगा, ये सुनो, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो देखो ध्यान से, मुझे निकालना है रेशियो A3 बाय A1 का, यानी A3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, A3 बाय A2 इंटू A2 बाय A1, ये सुनो, मैंने A2 से मल्टीप्लाई और A2 से ही डिवाइड कर दिया। A3 बाय A2 क्या है, जो मेरी ओरिजिनल जीपी है उसका r है, और ये भी A2 बाय A1 क्या है, उसका r है, यानी दिस इज योर r इंटू r, मीन्स आई कैन से दैट इज योर r²। यानी इस जीपी के लिए जो मेरा कॉमन रेशियो होगा वो r² होगा। अब देखो फर्स्ट टर्म तो दोनों में सेम है, मतलब a ही रहेगी, इनटू कॉमन रेशियो इज r² है, बट नाउ द नंबर ऑफ टर्म्स इज, क्योंकि ये ऑड टर्म से बनी हुई है तो नंबर ऑफ टर्म्स टोटल 64 है, उसमें से 32 कैसी होगी, ऑड होगी, तो रेज टू पावर हो जाएगा 32 माइनस 1 होल डिवाइड बाय r, मीन्स r² माइनस 1 अगेन। बस यहां से इसको सॉल्व करना है और r की वैल्यू निकालनी है। आई थिंक बहुत आसान है। अब तो इस a से तो ये a उड़ गया क्योंकि सेम है। अगर आप ध्यान से देखो r रेज टू पावर 64 माइनस 1 है, ये भी ऐसा ही लिखा हुआ है, r रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 32 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा r रेज टू पावर 64 माइनस 1 एज इट इज, जो ये है।
तो मतलब ये पूरी टर्म आप इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। मेरे पास क्या बचा, 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस 1। क्या मैं आर स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं, यानी इसको आर माइनस 1 इंटू आर प्लस 1 लिख देता हूं। इससे क्या हुआ, इससे ये कैंसिल आउट हो, ठीक है। सो नाउ आई कैन से दैट आर प्लस 1 इज इक्वल टू 7 और आई कैन से आर इज इक्वल टू 6। सो आंसर मैच करते हैं। आंसर नंबर 4 इज वेरी करेक्ट आंसर। होप सो सिंपल एंड क्लियर, दैट्स इट, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में था ना ये कैंसिल आउट कैसे कर दिया, क्योंकि आर इन जनरल हम 1 मान के नहीं चलते, किसी भी जीपी में आर 1 नहीं होगा, ठीक है। आर 1 होने का मतलब है वो कांस्टेंट जीपी बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो वैसी जीपी नहीं है, नॉर्मली बोला जाता है, बट बाय डिफॉल्ट भी समझ जाओ कि ऐसा नहीं होगा। और अगर आर 1 होता, जैसे मैंने इसको कैंसिल आउट किया, ठीक है, तो मतलब आर 1 की इक्वल नहीं है, ये 0 नहीं है, तो मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। अगर आर 1 होता, यहाँ कहीं दिखता, बट यहाँ कहीं भी आर इक्वल टू 1 आंसर नहीं। अगर ऐसा होता तो उस केस में मैं फिर इसको एक ऑप्शन लेता कि चलो आर माइनस 1 को मैंने इक्वल अलग पुट कर दिया, ठीक है। उसके अलावा मेरा आंसर ये होगा, यानी आर की वैल्यू फिर 6 होती और 1 भी हो सकती थी, ठीक है। बट नाउ आई एम नॉट कंसिडरिंग इट, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि आर जो 1 के इक्वल नहीं है, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। क्वेश्चन नंबर 9, इन एन एपी द 6th टर्म इज a6 इक्वल टू -2। 6th टर्म इसकी गिवन है -2। इफ द a1 a4 a5 इज द ग्रेटेस्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, 4th टर्म एंड 5th टर्म इज द ग्रेटेस्ट, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज इक्वल टू। तो मतलब आर की वैल्यू पूछी गई इस एपी की, सॉरी डी की वैल्यू, भाई डी की वैल्यू आपसे पूछी गई। तो यहां पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का यूज होगा। अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा के बारे में थोड़ी नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, नहीं नॉलेज है इट्स ओके। अभी आपने अगर ये चैप्टर नहीं किया डिफरेंशिएशन, सो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो एक बार के लिए और आप नेक्स्ट पे मूव कर सकते हो, ठीक है। इसको जब आप वो चीजें कर लोगे तब उसके बाद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू एक बार ट्राई कर सकते हो कि क्या बता चीजें आपको समझ में आ जाए, बेसिक सी नॉलेज हो आपको डिफरेंशिएशन की तो आ जाएगा। सो a6 गिवन है -2, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि a6 a प्लस 5d जो है उसकी वैल्यू आपको गिवन है -2, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। फिर से बोला कि a1 a4 और a5 ये आपका मैक्सिमम होगा, उसके लिए आपको d की वैल्यू चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, d की वैल्यू चाहिए। सो a1 क्या होता है, a1 को तो मैं a बोल देता हूं, ये ap कुछ नहीं लिखा है तो भाई अज्यूम कर लेना, ये कॉमन सी बात है कि a और a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन रेशियो, मैं अज्यूम कर लेता हूं। a इंटू a4 क्या होगा, आप बोलोगे सर a प्लस 3d, और a5 क्या हो जाएगा, दैट इज a प्लस 4d। इसकी बात हो रही है मैक्सिमम की। अब यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 2, पहले एक वेरिएबल करो, वो कैसे होगा, देखो एक कंडीशन ये गिवन है और ये मैक्सिमम करना है आपको, तो यहां से या तो a की वैल्यू निकाल लो d की, बेटर रहेगा आप a की वैल्यू निकालो। तो a इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, आप बोलोगे -2 -5d, पुट द वैल्यूज। सो a तो एज इट इज रहेगा, सॉरी a की वैल्यू रखनी है तो a की जगह मैं रख दूंगा -2 -5d। यहाँ रखोगे तो ये -2 ही गिवन है, लेट मी चेक द क्वेश्चन यार, आई थिंक इट इज 2 मे बी, एक मिनट, नंबर 9, लेट मी चेक, इट इज 2 या, ठीक है। तो ये बाय मिस्टेक -2 हुआ है, तो इसको कर देते हैं गायब एक मिनट के लिए, इसको हटा दो, ठीक है। तो मुझे डाउट लग ही रहा था, ये प्लस है, ये भी प्लस रहेगा, ये 2 -5d आएगा, तो ये प्लस रहेगा 2 -5d, यहाँ पुट करो, तो एक ही जगह रखेंगे 2 -5d प्लस का 3d, द लास्ट वन इज 2 -5d प्लस का 4d। सिंप्लीफाई करके लिखो, ये हो जाएगा 2 -5d एज इट इज, and this will become your 2 -2d, okay, and this will be your 2 -d। इसको मुझे क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो एक्चुअली में दिस इज अ फंक्शन ऑफ, जैसे x होता है वैसे ही ये d के अंदर फंक्शन है, इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम करते हैं, जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, नहीं पता वो देख लो, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ मैं डी के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो या तो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए यहाँ पे, जिसको प्रोडक्ट रूल के बारे में पता है, या फिर मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सबको मल्टीप्लाई कर लो फिर सॉल्व कर लो, दैट्स टोटली योर चॉइस, जैसे करना आप कर सकते हो, अल्टीमेटली बात वही रहेगी, ठीक है।
तो अगर मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, एक एक का डिफरेंशिएट करते जाओ और बाकी टर्म्स को एज इट इज रखो। ये प्रोडक्ट रूल होता है डिफरेंशिएशन में। जैसे यहाँ पे 3 ब्रैकेट है आपके पास, तो किसी 2 को रख लो, तीसरे का डिफरेंशिएशन कर दो। मैं स्टार्ट से करता हूं कि इसको डिफरेंशिएट करो। पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5 इंटू इन दोनों का एज इट इज, यानी 2 माइनस 2d इंटू 2 माइनस टी, ये एज इट इज रहेगी प्लस। अब फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एज इट इज रखेंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे। सेकंड को करोगे तो क्या मिलेगा, -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 2 माइनस 5d इंटू 2 माइनस डी, इसको मैं एज इट इज रखता हूं। तो लास्ट टर्म का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 1 इंटू फर्स्ट और सेकंड टर्म एज इट इज, तो 2 माइनस 5d एज इट इज इंटू 2 माइनस 2d। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप उसको डिफरेंशिएट करना है। अब इसको पुट कर देना इक्वल टू 0। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरे पीछे ना आ रहा हूं। ओके, सो इसके नीचे हम नहीं लिखेंगे अब। तो समझ में आ गया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों एज इट इज, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों एज इट इज, और थर्ड को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट एंड सेकंड एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई करके इक्वल क्या करना है, अब इसको इक्वल टू 0 पुट करना है और यहां से डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो डी की क्या क्या वैल्यू मिलेगी उसके बारे में सोचते हैं। सो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर -5 से कर दीजिए, या फिर अब चलो एज इट इज रखते हैं। सो माइनस यहां लिख दूं, -5 एज इट इज इंटू, ये अंदर जाएगा तो देखो 2 2 जा 4, माइनस का 2d माइनस का 4d एंड प्लस का हो जाएगा 2d स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म इज -2 एज इट इज रहेगा बाहर इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 2 2 जा 4, माइनस का 2d माइनस का 10d एंड प्लस का 5d स्क्वायर। द लास्ट वन अगेन -1, 4 माइनस 4d माइनस 10d, कैलकुलेशन चेक करते रहना भाई, गड़बड़ ना कर दे हम, प्लस 10d स्क्वायर। ठीक है, इस 5 को पहले अंदर वाली चीजें सिंप्लीफाई कीजिए। सो देखो मैं फटाफट से कैलकुलेट करके आगे लिख देता हूं, इज इक्वल टू, ये 5 जब अंदर जाएगा, देखो पहले डी स्क्वायर वाली टर्म्स को हम इकट्ठा करके फटाफट से लिख देते हैं। ये 5 जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10d स्क्वायर। ठीक है, ये -2 जब अंदर जाएगा तो माइनस का 10d स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 10d स्क्वायर होगा। तो टोटली क्या हो जाएगा, माइनस का 30d स्क्वायर पहला। अब डी वाली टर्म देखो, यहां से मिलेगी माइनस का 60 और उसको 5 से करोगे तो प्लस का 30d हो जाएगा। -2 ये हो जाएगा -12 और प्लस, तो प्लस का 24d, प्लस 24 है, ये प्लस 30 है। लास्ट इज प्लस का 14, सबको ऐड कर दो, 30 50 54 58 68, तो ये हो जाएगा प्लस का 68d। नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट टर्म, तो ये माइनस का 20 होगा, यहां से करोगे तो माइनस का 8 होगा, और यहां से करोगे तो माइनस का 4 होगा। 20 और 12 माइनस का 32 ऑल इक्वल टू 0। इसको ले चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो मेरा क्या आया था, माइनस का 30d स्क्वायर प्लस का 68d माइनस 32, और इक्वल टू 0। यहां से d को 0 करना है तो एक कॉमन क्या आ सकता है, ध्यान से देखो यहाँ। सो आप बोल सकते हो यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, सो -2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 15d स्क्वायर प्लस 34d, सॉरी माइनस का आएगा -34d एंड प्लस का 16 ऑल इक्वल टू 0। ये कुछ ऐसे आ गया। सो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं। तो या तो डायरेक्टली फैक्टर बन सकते हैं क्या, बन तो जाएंगे, नहीं बनने तो डायरेक्टली कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से डी इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का d मतलब 34 प्लस माइनस b स्क्वायर। 34 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 4 4 जा 16, कैरी 1 12 24 25 5 9 11 11 56 माइनस 4ac, तो माइनस 15 इंटू 16 इंटू 4 करना है, 15 4 जा 60 96, तो मतलब 960। ठीक है, होल डिवाइड बाय 2 इंटू a मीन्स 50। तो इसको सॉल्व कीजिए, दैट इज 34 प्लस माइनस करोगे 196, यानी ये हो जाएगा 14, तो प्लस माइनस 14 डिवाइड बाय 30। तो एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस। 34 प्लस 14 करोगे तो क्या आएगा, 48 बाय 30, और दूसरा आंसर हो जाएगा -14 करोगे तो 420 20 बाई 30। यानी डी की 2 वैल्यूज मेरे पास आ रही है, एक तो 6 5 जा 6 6 जा 6 बाई 5 हो गई, सॉरी 8 जा 8 बाई 5
एंड द सेकंड वन इज 0 0 गेटिंग एज 2/3। तो डी की दो वैल्यूज पॉसिबल है मेरे पास, 8/5 एंड 2/3। ठीक है, बट आंसर तो दोनों में से एक है, तो इसका मतलब एक बार मुझे चेक कर लेना चाहिए। तो इसने क्या बोला, इसने डी की वैल्यू पूछी नहीं, इसने बोला कि ये मैक्सिमम कब होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक्चुअली में क्या हुआ, ये जो मेरा फंक्शन था यहां से मैंने डी की वैल्यू निकाली जहां ये 0 होगा, और रूट की कंडीशन आई थिंक हम जानते हैं कि अगर मैं ऐसे एक लाइन प्लॉट करूं, मेरे पास दो रूट मिले, दैट इज 2/3 फर्स्ट और सेकंड मिला 8/5। तो इनमें से कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा, वो चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, जो इनइक्वालिटीज में पढ़ते हैं वो साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। यानी अल्टीमेटली मुझे चेक करना है कि भाई ये कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है, क्योंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए ऐसे कुछ होना चाहिए कि यहां पे इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव और यहां पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए उल्टा होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होना चाहिए डेरिवेटिव। तो चेक करने का डायरेक्ट तरीका मैंने पहले ही बताया हुआ है, अगर आपने मेरे लेक्चर को फॉलो किया होगा तो डी स्क्वायर का कोफिशिएंट सबसे पहले देखा क्या है, नेगेटिव है, सबसे बड़ी टर्म। अब ध्यान रहे यहां से मैंने -2 कॉमन ले लिया था, कुछ बच्चे इसको देख जाते हैं, यहां से गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 0 है, जब लेस देन इक्वल टू वाला काम चलता है ना, मतलब इनइक्वालिटी पढ़ते हैं वहां पे दिक्कत नहीं है, माइनस हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाता है, तो आंसर वही रहता है, फर्क नहीं पड़ता। बट जब बात इक्वल टू की हो रही होती है ना, तब आपको ओरिजिनल इक्वेशन देखनी है। मेरी ओरिजिनल इक्वेशन ये है, यहां से आप कॉमन ले रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, वो बात की बातें हैं। ओरिजिनल ये है, डी स्क्वायर का सबसे बड़ा कोफिशिएंट जो है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो आपको क्या करना है, जितने भी रूट है मार्क कर लेने, और राइट साइड से अगर ये पॉजिटिव होता तो मैं यहां पॉजिटिव से शुरू करता, लेकिन नेगेटिव है तो सबसे राइट मोस्ट जो मतलब इंटरवल बन रहा है वहां पे मैं नेगेटिव साइन लिखूंगा, फिर अल्टरनेट साइन करते जाइए, प्लस माइनस प्लस। अब माइनस प्लस का मतलब है ये कुछ ऐसे होने वाला है, यहां पे ग्राफ ऐसे बनेगा, और प्लस माइनस का मतलब यहां पे कुछ ऐसे। तो यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा होने वाला है, 8/5 होने वाला है। ठीक है, सो माय आंसर इज 8/5, मींस बी इज द करेक्ट आंसर। अगर ये मिनिमम बोल देता है, ग्रेटेस्ट की बजाय यहां पे मिनिमम या लिस्ट बोल देता, तो देन एट दैट केस माय आंसर इज 2/3। उस केस में 2/3 होता कि ये मिनिमम कहां होगा, तो ये 2/3 पे होता। होप सो सिंपल है, क्लियर है। जिनको डिफरेंशिएशन आता है उनको समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं आता मे बी उनको आ गया होगा, नहीं आया तो इट्स ओके, इसको छोड़ सकते हो आप, जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे उसके बाद आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या किया, मुझे A6 टर्म गिवन थी ये वाली, यहां से मैंने A की वैल्यू निकाली और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी, तो मैंने A की जगह पे सारी टर्म्स D की फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली मेरा फंक्शन बन गया f ऑफ D की फॉर्म में, सिर्फ D की फॉर्म में। फिर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, यहां पहुंचे। अब उस जो डिफरेंशिएट किया उसको मैंने इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ताकि पता लगे कि इसका डेरिवेटिव कहां कहां 0 हो रहा है। ठीक है, तो वो D की वैल्यूज मेरे पास दो मिली, दैट इज 8/5 एंड 2/3। ठीक है, इतना होने के बाद नेक्स्ट थिंग इज मुझे फाइंड आउट करना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा है, यानी कौन सा पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, कौन सा पॉइंट है जहां मिनिमम वैल्यू होगी। उसको चेक करने का तरीका क्या है, एक तरीका तो यही है कि भाई यहां से कुछ वैल्यू उठाओ, यहां से कुछ वैल्यू उठाओ, यहां से कुछ वैल्यू उठाओ, चेक करो कि ये जो फंक्शन गिवन है ये कहां कहां पॉजिटिव हो रहा है, जो ओरिजिनल फंक्शन, ध्यान रहे उसके साथ आपने कोई छेड़खानी ना की हो, ओरिजिनल फंक्शन कहां पॉजिटिव हो रहा है कहां नेगेटिव हो रहा है वो चेक करना है, फर्स्ट तरीका। सेकंड, जो आप बोल सकते हो कि वेवी कर्व मेथड से लिया गया है, थोड़ी सी वो अप्रोच हम लगाते हैं कि ओरिजिनल क्वेश्चन को देखा और उसमें सबसे बड़ी जो टर्म है, यानी सबसे बड़ी जो टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है। जैसे यहां डी स्क्वायर क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है कि पॉजिटिव, आपने बोला नेगेटिव, तो आपने रूट को मार्क किया नंबर लाइन पे, और उसके राइट में अगर इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन किया और अल्टरनेट साइन करते गए। अगर ये पॉजिटिव होता तो मैं यहां पे पॉजिटिव साइन लेता और फिर अल्टरनेट लेता माइनस प्लस माइनस प्लस। एंड वी ऑल नो दैट अगर प्लस से माइनस जा रहा होता है साइन, तो वो पॉइंट ऑफ क्या होता है, मैक्सिमा होता है। अगर माइनस से प्लस जा रहा होता है तो पॉइंट ऑफ क्या होता है, मिनिमा होता है। यानी 8/5 आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, 2/3 आपको मिनिमम वैल्यू देगा, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट। सो लॉग की प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि log A log B log C, ये ln A B C भी बोल सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि बेस E है यहाँ पे, Rn AP ये AP में है, एंड log A माइनस log 2B एंड log 2B माइनस log 3C, log 3C माइनस log A आर ऑल्सो इन AP, ये भी AP में है। देन A रेशियो B रेशियो C आपसे पूछा गया। तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ log की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, जो कि बेसिक प्रॉपर्टी से बेसिक मैथमेटिक्स में हमें आ जाती है। तो सबसे पहले इसने बोला कि ये जो है वो AP के अंदर है, मैं बेस नहीं बोल रहा हूं क्योंकि बेस यहां पे E गिवन है, तो इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ln A ln B एंड ln C आर इन AP, ये AP में है। अगर ये AP में है तो वी ऑल न्यू दैट ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म यानी 2 ln B शुड बी इक्वल टू ln A प्लस ln C। ये सुनो सर, बिल्कुल
इस 2 को उधर लेके जा सकता हूं। आई थिंक प्रॉपर्टी हम सब जानते हैं कि n log m, बेस कुछ भी हो इसको मैं log of m raised to power n लिख सकता हूं। तो वही प्रॉपर्टी हम यहां यूज कर लेते हैं। दिस विल बिकम योर ln of b स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू दिस इज द ln log m प्लस log n, दिस इज इक्वल टू log of m इंटू n। अगर सम हो रहा है तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। सो दिस विल बिकम योर ln of a इंटू c, ठीक है। बेस ln लिख दिया मतलब a अंडरस्टूड है। दोनों तरफ log को मैं रिमूव कर सकता हूं, तो दोनों तरफ log को हटा दिया तो दिस विल बिकम b स्क्वायर इक्वल टू ac, ठीक है। ये फर्स्ट रिलेशन आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के रखो। अब जो मेरा सेकंड रिलेशन है उसको यूज करते हैं कि भाई ये टर्म, ये वाली टर्म और ये टर्म, ये भी एपी में तो सेम कंडीशन लगाते हैं। तो ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज दिस वन, यानी ln2b माइनस ln3c इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है भाई, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होगी उसके सम के, यानी दिस विल बी इक्वल टू a माइनस ln2b, सॉरी ln a है भाई, ln a माइनस ln2b प्लस द लास्ट टर्म इज ln3c एंड ln a माइनस ln, दैट्स इट। अब देखो इससे तो ये उड़ गया पूरा डायरेक्टली, ठीक है। बाकी जो बचा उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहां पे देखो प्लस है, अगर ये माइनस होता है तो उस केस में क्या हो जाता है, फिर ये ln ऑफ m बाई n बन जाता है, बस ये डिफरेंस है। तो यूज दिस प्रॉपर्टी, सो 2 एज इट इज रहेगा, दिस इज योर ln ऑफ, इंप्लाइज दैट आई कैन से दैट ln ये हो जाएगा 2b बाय 3c इज इक्वल टू, यहां पे ये माइनस है ये प्लस है, तो इसको मैं ln सेम प्रॉपर्टी से 3c डिवाइड बाय 2b, ध्यान रहे जिसके आगे माइनस साइन है वो नीचे आएगा, ठीक है। अब इस 2 को लेके जाओगे तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, log से log हटा दो तो यहां लिख लेता हूं, आई थिंक मेरे नीचे आ जाएगा नहीं तो। सो दिस विल बिकम योर 4b स्क्वायर डिवाइड बाय 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3c डिवाइड बाय 2b, इंप्लाइज दैट आई कैन से दैट b क्यूब डिवाइड बाय c क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 27 डिवाइड बाय 8, ठीक है। यानी b बाय c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दैट इज 3/2, यानी b, सॉरी ये c है ना, तो b रेशियो c आपको मिल गया, ठीक है। सो b रेशियो c क्या मिल गया आपको, 3/2। अब यहां देखो, यहां से आप a और b का रेशियो निकाल सकते हो, कैसे, b स्क्वायर इक्वल टू ac है, क्या मैं इसको b डिवाइड बाय a इज इक्वल टू c बाय b ऐसे भी लिख सकता हूं, हाँ है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। एक b को इधर ले गया, एक b को मैंने यहीं रखा है, ठीक है, और a को इधर ले गया। सो b बाय c क्या गिवन है, 3/2 है, तो c बाय b क्या होगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2/3, तो यानी b रेशियो a क्या आ गया, 2/3 आ। अब काम आपका बहुत ही आसान सा हो गया। सो लेट मी ऐड द स्लाइड। सो b बाय c इज गिवन है 3/2, ठीक है, और a बाय b, सॉरी b बाय a लिखा है ना मैंने वहां, b बाय a इज 2/3, सो दिस इज b बाय a इज 2/3। मुझे चाहिए ABC का रेशियो, तो ये बच्चों वाले काम कर लो कि A रेशियो B और B रेशियो C ऐसे लिख दो, क्योंकि दोनों में है। तो ये है 3/2 और यहां पे है 3/2, बस 3 3 जा 9, 3 2 जा, ऐसे करोगे 6 एंड 2 2 जा 4। आई थिंक ये बच्चों वाले काम आते होंगे। तो 9/6/4 इज द करेक्ट आंसर। सो A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो अगर मेरे पास ए बी का रेशियो है, बी सी का रेशियो है, तो आई थिंक ए बी सी का रेशियो निकालना आता होगा। बच्चों वाले काम है, बेसिक्स मैथ है, नहीं आता तो एक बार देख लेना, इसको कोई बड़ी बात नहीं है कि कहीं से भी आप देख सकते हो और सीख सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया कि कैसे करना होता है, ठीक है। ऐसे रेशियो लिख दो, ए की बी से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो, बस काम खत्म। जो भी आंसर आएगा वही आंसर आपको। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ईच टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a1 a2 a3, ठीक है, एंड सो ऑन with a1 is 1/8 and a2 is not equal to a1, ध्यान रहे कि a1 और a2 इक्वल नहीं है, इसने क्लियरली बोल दिया, मतलब r की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। is the arithmetic mean of the next two term and Sn is this, Sn is the sum of n terms of the GP, then S20 minus S18 is equal to, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखो बहुत आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने बोला क्या है, सबसे पहले इसने बोल दिया कि a1 जो है वो 1/8 है, पहली चीज इसने भी बोली, ठीक है। फिर इसने क्या बोला कि ईच टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कोई भी एक टर्म उठा लीजिए आप, वो क्या है इसकी, इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म, यानी अगली दो टर्म का अर्थमेटिक मीन है। यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं a1 की बात करूं कि a1 जो है वो क्या होगा, अगली दो टर्म यानी a2
और A3 का अर्थमेटिक मीन है, मतलब A2 प्लस A3 डिवाइड बाय 2 की मैं बात करूं तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, A1 मिल जाएगा। ये कंडीशन बोल रहा है, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है इन जनरल। ठीक है, कोई भी टर्म उठा लीजिए कि मैंने जैसे बोला कि ये AN है, सो दैट इज इक्वल टू AN+1, और इससे नेक्स्ट टर्म होगी AN+2 होल डिवाइड बाय 2। तो ये जनरल कंडीशन दे दी इस जीपी के लिए। ठीक है, SN जो सम ऑफ टर्म ऑफ द जीपी है, तो मुझे S20 और S18 चाहिए, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। तो भाई एक जीपी में सम निकालने के लिए आपके पास फर्स्ट टर्म है, आप बोलोगे सर बिल्कुल है, मुझे सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए मुझे, आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू के लिए ये कंडीशन गिवन है, यहां से आई थिंक आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकलेगी, ध्यान से देखो। ठीक है, अब देखो ये चीज आप यहां अप्लाई कर सकते हो या फिर यहां अप्लाई कर सकते हो, बात एक ही है। मैं प्रेफर करूंगा कि यहां पे, क्योंकि नंबर दिख रहे हैं, छोटे छोटे नंबर है, चीजें क्लियर है, क्योंकि ये हर जगह पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, कैंसिल, लेट मी इरेज दिस। चलो इसको रख ही लेते हैं यार, कंडीशन बाद में बताने का है। ठीक है, तो ये कंडीशन मैं यहां अप्लाई कर देता हूं। A1 क्या होगी, लेट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज A। अब इस A की वैल्यू मत रख देना, इस 2 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2A इज इक्वल टू A2 का मतलब क्या, मैं इसको AR लिख दूं कि लेट मैंने कॉमन रेशियो इसका मान लिया R है, और A3 हो जाएगी आपकी AR²। अब A से A0 नहीं है, 0 नहीं है तो मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं थ्रू आउट। ठीक है, A0 होती तो जीपी नहीं बनती, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू R प्लस R²। ठीक है, यानी ये बन गया R² प्लस R माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी यहां से R की जो वैल्यू है क्या बन रही है, इसके फैक्टर बनेंगे प्लस का 2 माइनस का 1 आई थिंक। ठीक है, ऐड करोगे +1 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई ये, यानी R की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 n प्लस का 1। अब देखो R अगर 1 होता तो इसने ये इसलिए बोला है कि A2 इज नॉट इक्वल टू A1। अगर A2 A1 के इक्वल है तभी R1 होगा, तो यानी R1 नहीं हो सकता, इसने क्लियरली यहां से ये मुझे बताया। तो इसका मतलब R की A की वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज -2। तो R की वैल्यू मुझे मिल गई -2, A मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे क्या चाहिए, जो चाहिए निकाल लो, S20 माइनस S18। S20 क्या होगा, आप लोग फर्स्ट टर्म दैट इज 1/8 इंटू R दैट इज -2 रेज टू पावर 20 माइनस का 1 होल डिवाइड बाय -2 एंड -1। इसमें से माइनस करना है क्या, चेंज द कलर, S18 मतलब 1/8 एज इट इज रहेगा, अगेन -2 रेज टू पावर 18 माइनस का 1, और नीचे फिर से वही -2 एंड -1। सिंपल, क्लियर, सॉल्व इट, यू विल गेट योर आंसर। ऊपर से देखो 1/8 इंटू -3, ये मैं कॉमन ले सकता हूँ, ये -3 बनेगा, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ये माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, 1/8 मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, -2 रेज टू, देखो पहली बात तो -2 रेज टू पावर 20, तो +2 रेज टू पावर 20 हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 20 माइनस का 1 माइनस ऑफ, ये अंदर जाएगा तो -2 इवन पावर है, तो ये 2 रेज टू पावर 18 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट। 2 रेज टू पावर 18 बाहर आ सकता है, तो 2 रेज टू पावर 18 निकाल लो बाहर। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 रेज टू पावर 2 मतलब 4, और माइनस में बचेगा 1, 4 - 1 दैट इज 3, 3 से ये 3 कैंसिल आउट, माइनस साइन बचा, माइनस को आगे ले, तो -8 क्या होता है, दैट इज 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 18 बाय 2 रेज टू पावर 3 दैट विल बिकम 2 रेज टू पावर 15, सो -2 रेज टू पावर 15 इज द फाइनल आंसर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। होप सो सिंपल है, क्लियर। सो ये तो भाई कैलकुलेशन ही है, अगर समझ में नहीं आए तो खुद से करके देखो। ठीक है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो आनी चाहिए। दैट्स इट, नेक्स्ट देखते हैं। लेट SN डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। भाई SN जो है सम है n टर्म का एक AP का। इफ S20 इज 790, SN इज 145 एंड S15 क्या हो गया, S15 माइनस S5 आपको चाहिए। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये 10th में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। S20 गिवन है, S10 गिवन है, भाई सीधी सी बात है, A और D निकाल लो और यहाँ पुट कर दो वैल्यूज, यू विल गेट योर आंसर। तो S20 क्या गिवन है, आप बोलोगे सर 790, सॉल्व इट क्विकली। S20 का फॉर्मूला लगाओ, 20/2 इंटू 2A, तो A मेरे पास नहीं है तो मैं इसको A ही मान लेता हूँ कि 2A प्लस 19D इज इक्वल टू 790। सॉल्व करते हैं, 790 सॉरी, एक 0 से 0 उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो। ठीक है, सो मतलब 2A प्लस 19D इज इक्वल टू क्या आ गया, 79। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली S10 आपको गिवन है, तो ये हो जाएगा 10/2 इंटू 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 145। 2 5 जा 5 से कैंसिल आउट कर दो, सो 5 2 जा 5 9 जा 29।
यानी यहाँ से मिल गया आपको 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 29। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इन दोनों को सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस एंड माइनस, सो दिस इज गेट कैंसिल आउट। सो 10d इज इक्वल टू 0 एंड 5 50। सो d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। अगर d 5 है आप a निकाल सकते हो, किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दीजिए। सो कौन सी आसान रहेगी? आई थिंक सेकेंड वन कि फर्स्ट, एज यू विश। इसको कर लेते हैं। तो सो 2a प्लस 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 29। इसको तो ले जाओ तो माइनस का 45 हो जाएगा, 15 16 तो माइनस का 16। सो a इज इक्वल टू आ गया माइनस का 8। आपके पास a है, आपके पास d है। यू नीड टू फाइंड S15 माइनस S5। सो नेक्स्ट में लिख लेते हैं a इज माइनस 8 एंड d इज 5। ठीक है, ओके, नीड टू ऐड स्लाइड। S15 माइनस S5 था क्या? yes, okay, so S15 means I can say 15 by 2 2a plus 14d minus 5 by 2 2a minus plus 4। ठीक है, so a क्या निकला था मेरा? माइनस का 8 और d आया था आई थिंक 5। पुट द वैल्यूज। सो डायरेक्टली पुट कर लो या फिर इस 2 को अंदर ले जाओ पहले, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा। पुट द वैल्यूज। 15 a इज माइनस 8 और d तो ये हो जाएगा प्लस का 35 माइनस 5 अगेन 2 इसको कैंसिल आउट कर दो भाई। सो ये हो जाएगा माइनस का 8 और 5 टू 10 माइनस का 8 प्लस का 35 कितना बचेगा? आई थिंक 27 प्लस 27 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। 15 7 जा 105, 5 10 कैरी हो जाएगा 30 और 10 40 405 माइनस ये बचेगा 2 तो माइनस का 10। सो दिस विल बिकम योर 395। दैट्स माय फाइनल आंसर। सिर्फ कैलकुलेशन है यार, बहुत आसान है। ये मत बोल देना सर मजाक कर रहे हो क्या 2024 में। भाई शिफ्ट भी लिख के लाए हो, कौन सी शिफ्ट में पूछा गया क्या? ठीक है, सो लेट अल्फा बी दिस अप टू 10 टर्म्स एंड बीटा बी समेशन ऑफ n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक n रेज़ टू पावर 4 इफ 4 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 55k प्लस 40 देन k इज इक्वल टू। ये करके ट्राई करो। अब लगेगा आपको कि ये IIT JEE में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो उनकी बात हो रही है। सो सबसे पहले क्लियरली मुझे दिख रहा है कि मुझे अल्फा और बीटा, पहले तो इनका समीशन, इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए, दोनों की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले अल्फा पे फोकस करते हैं कि अल्फा है क्या। अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है सर? अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 1 का स्क्वायर है, ओके, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, फिर ये 8 का स्क्वायर है, ओहो, फिर ये 13 का स्क्वायर है। यानी इनके बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? जो टर्म लिखी हुई है बेस में लिखी हुई है उसको पावर को छोड़ दो, सबका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो बेस लिखा हुआ है उसके अंदर क्या रिलेशन है, क्या वो समझ में आ रहा है? पहले उस चीज पे फोकस करो। इस अल्फा को एक बार हटा दो, पहले इस पे फोकस करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये टर्म ऐसी कुछ है, मैं यहां लिख लेता हूं एक बार, 1 4 8 13 19 26 एंड शो। सिर्फ मैं बेस की बात कर रहा हूं, पावर 2 अभी मैंने नहीं लिया है और सिर्फ 10 टर्म का सम चाहिए मुझे, ठीक है। तो 1 + 3 इज 4, 4 + 4 इज 8, 8 + 13 यानी 8 + 5 करोगे 13 हो जाएगा, इसमें +6 कर दो और इसमें +7 कर दो। ये टर्म्स कुछ ऐसी चल रही है, यानी जो अंदर वाली टर्म लिखी हुई है वो एक तरह से आप बोल सकते हो कि इनका जो डिफरेंस है वो एपी है, इनका डिफरेंस जो है वो एपी है, तो मुझे ये टर्म चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब इसके लिए सबसे पहले मुझे जनरल टर्म चाहिए, जब इसकी जनरल टर्म मिल जाएगी तो सम तो हम बाद में निकाल लेंगे। तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो आई थिंक फर्स्ट डिफरेंस जब एक एपी होता है तो हम सब जानते हैं कि ये ऐसी टर्म कैसे निकाली जाती है। तो 1 मिनट के लिए मैं लेट कर लेता हूं कि भाई Sn इज इक्वल टू अल्फा जो भी टर्म थी, यानी 1 + 4 + 8 + 13 + 19 + 26 एंड शो ऑन, ठीक है, अप टू an टर्म तक। Sn मतलब an टर्म का सम, ऐसी जो an टर्म होगी उनका सम मैंने ऐसे बोल दिया। क्लियर? इसको थोड़ा आगे लिखना चाहिए था यार मुझे, क्योंकि मुझे कुछ और चाहिए। चलो 1-2 टर्म कम कर दूं, ठीक है। सो प्लस एंड शोन, ऐसे ही an टर्म तक का सम है ये। अब मैं एक काम करता हूं, इस Sn को एज इट इज लिखता हूं और इन टर्म्स को मैं ऐसे लिख देता हूं 1 + 4 + 8 + एंड शोन
तो इस टर्म के नीचे आएगी ए एन माइनस वन और लास्ट टर्म जो आएगी प्लस ए एन मैं नीचे लिख देता हूँ, ऐसे कुछ आएगी। मैंने एक टर्म को आगे शिफ्ट करके लिख दिया, ठीक है। अब ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ ध्यान से देखो। अब मैं इन दोनों को करता हूं सब्ट्रैक्ट, तो माइनस माइनस ये सब के साइन हो जाएंगे चेंज, माइनस एंड दिस विल बिकम माइनस, ठीक है। नाउ सॉल्व इट, व्हाट यू गेट, इससे ये कैंसिल आउट, यहां बचेगा 0 इज इक्वल टू 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 को एज इट इज लिख दिया, 4 माइनस 1 दैट इज 3, 8 माइनस 4 दैट इज 4, नेक्स्ट इज 5, नेक्स्ट इज 6, ऐसे ही चलता जाएगा गेम, ठीक है, अप टू दिस टर्म और दिस इज ए एन माइनस 1 तक, और माइनस का आपके पास मिलेगा ए एन, ठीक है। वैसे एक्चुअली में ए एन माइनस 1 नहीं है, तो इसको मैं किसी और तरीके से लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने ऊपर वाली नीचे लिख दी। तो ये जो नई एपी आपकी बन रही है, ये वाली जो एपी है, ये जो एपी आपकी बन रही है 3 4 5 6, इसकी जो टी एन माइनस 1 टर्म तक ये जाएगा और लास्ट में ए एन, क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ नहीं है तो एज इट इज ये एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रहे कि यहां से लेकर के यहां तक कितनी टर्म्स थी, एन टर्म्स थी, जिसमें से 1 को मैंने एज इट इज लिख दिया और उसके बाद जितनी भी टर्म ये बन रही है ये एपी में है, तो ये टर्म कितनी हुई, ये आपकी एन माइनस 1 टर्म हुई, ध्यान रहे, क्योंकि देखो ये एन टर्म थी, एक आगे वाली हटा दो, इसके नीचे टर्म कितनी आएगी, एक हटा दो तो एन माइनस 1 टर्म आएगी यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, और एक टर्म बची ये जो कि एक्स्ट्रा है, ठीक है। सो होप सो सिंपल एंड क्लियर। सो ये n माइनस 1 टर्म हो गई और 2 टर्म एक्स्ट्रा बढ़ गई, एक लास्ट में एक्स्ट्रा लिखेगी और ये पहली टर्म हो गई, तो टोटल n प्लस 2 टर्म्स है, इनमें से एक ये और एक ये हटा दो, ठीक है। सॉरी n प्लस 1 टर्म होगी ना, टोटल कितनी होगी, यहां तक n टर्म थी प्लस 1, n प्लस 1 टर्म होगी, एक टर्म मैंने ये हटा दी, तो टोटल ये टर्म बची n, उसमें से इस 1 को भी हटा दो क्योंकि ये इस एपी का पार्ट नहीं है, ये एपी यहां से यहां तक है, 3 से लेकर स्टार्ट हो रही है n माइनस 1 तक, तो ये n माइनस 1 टर्म हो जाएगी। होप सो क्लियर है। सो नाउ इस an को ले आओ इधर, तो ये an जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा an इज इक्वल टू 1 प्लस, अब ये देखो ये एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म 3 है, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी d की वैल्यू जो है वो 1 है, 4 माइनस 3 इज 1, d 1 है, a 3 है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है n माइनस 1, क्या मैं इसका डायरेक्टली सम निकाल दूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सम क्या होगा, आप बोलोगे दिस इज n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी n बाई 2 इंटू 2a दैट इज 6 प्लस n माइनस 1, ये टर्म है, माइनस 1 और करोगे तो ये हो जाएगा n माइनस 2 इंटू d दैट इज 1, ठीक है। आई थिंक ये मेरे नीचे तो नहीं आ गया, तो एक बार फिर से मैं यहां लिख देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग कि an इज इक्वल टू, लेट मी चेंज द कलर, 1 प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि AP स्टार्ट हो रही है 3 से लेकर के n माइनस 1 यहां तक जा रही है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n माइनस 1, सो इनका सम चाहिए तो n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a, तो 3 फर्स्ट टर्म है तो 2 3 जा 6 प्लस n माइनस 1 ऑलरेडी टर्म है, उसमें से माइनस 1 और करना है तो माइनस 1 इंटू d दैट इज 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, सो ये हो जाएगा n माइनस 2, सो 1 प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस n, इस 2 को एलसीएम लेना चाहो तो ले सकते हो, 2 को एलसीएम ले लीजिए तो ये चला जाएगा 2 प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा n स्क्वायर, प्लस का 4n माइनस का n तो दैट इज प्लस का 3n n माइनस का 4, ठीक है, माइनस 4 प्लस 2 दैट विल बिकम माइनस का 2, सो अल्टीमेटली दिस विल बिकम योर an जो है आपका वो क्या आ गया, n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 होल डिवाइड बाई 2, ठीक है। किसकी an आई भाई, ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा 1 4 8 ये आया, तो एक्चुअली में जो अल्फा है वो क्या दे रहा है मुझे, चलो नेक्स्ट स्लाइड एड करता हूं मैं। अल्फा क्या है, अल्फा एक्चुअली में है 1 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर 4 के बाद 8 का, 3 ऐड हो रहा है, 4 ऐड होगा 8 का स्क्वायर, 5 ऐड होगा 13 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये कुछ ऐसे चल रहा है। तो ये जो अंदर टर्म लिखी हुई थी ना, इसकी मैंने जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी अल्फा को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज द समेशन ऑफ, अब मुझे r की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है, मैंने n की फॉर्म में लिखा है ना, सो लेट मी गो टू द बैक, यस यहां पे अल्फा n वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ ना, ठीक है, मैंने ये n की फॉर्म में लिखा है an, सो मैं बोल सकता हूं कि दिस इज समेशन ऑफ n की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक जाएगी, और इसकी जनरल टर्म क्या है, जनरल टर्म मेरी बनी n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2, n स्क्वायर प्लस 3n
-2 होल डिवाइड बाय 2, ये जनरल टर्म बनी नीचे वाली, तो इस पूरे का कर दीजिए स्क्वायर, ये कंप्लीट टर्म बनी, ये क्या बनी, कंप्लीट टर्म बनी। ठीक है, तो इसको मुझे सॉल्व करना है पहले। और एक चीज और अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे अल्टीमेटली निकालना है 4 अल्फा। ठीक है, तो एक काम कर सकते हो आप डायरेक्टली यहीं से आप 4 अल्फा निकाल लो। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं कि अगर मैं 4 अल्फा निकालने जाऊंगा तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, अब 2 नीचे है, इस 2 का स्क्वायर दैट इज 4, और क्योंकि ये कांस्टेंट इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ न्यूमरेटर में टर्म बचेगी। इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 4 अल्फा की वैल्यू देखो, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, ये खोल सकते हैं, ओपन कर लीजिए इसको, तो a का स्क्वायर मतलब n रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब 9n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, आप 2 इंटू 2 की मल्टीप्लाई तो 6n क्यूब, फिर करोगे तो माइनस का 6 12 माइनस का 12n और माइनस का 4n स्क्वायर, तो ये हो गया a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, मैंने ओपन कर दिया, तो नीचे कुछ है नहीं, दैट्स इट। सो ठीक है, तो ये ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं, और ये अल्टीमेटली क्या, समीशन फ्रॉम n की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक। ठीक है, सो ये किसकी आई, 4 अल्फा की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू, 4 अल्फा की वैल्यू। अब मुझे अल्टीमेटली, अब देखो n रेज़ टू पावर 4, आप इसको सॉल्व कर लोगे, इसको कर लोगे, इसको कर लोगे, इसको कर लोगे, इसको कर लोगे, बट आप n रेज़ टू पावर 4 को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो एक बार मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, फिर आपको चीज समझ में आ जाएगी एक्चुअली में हो क्या रहा है। समीशन ऑफ n की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक जाइए आप, n रेज़ टू पावर 4 मैंने एज इट इज रखा, क्यूब वाली टर्म है प्लस 6n क्यूब, एंड द नेक्स्ट टर्म इज n स्क्वायर, तो मतलब प्लस का 9 माइनस का 4, तो प्लस का 5n स्क्वायर, माइनस का 12n और प्लस का हो गया 4, ये आई मेरी 4 अल्फा की वैल्यू। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको निकालना है 4 अल्फा माइनस बीटा, और ये बीटा है क्या एक्चुअली में, सो यहां माइनस बीटा किया तो यहां भी कह सकते हैं, वो एक्चुअली में समीशन ऑफ, आई थिंक n की वैल्यू है 1 से लेकर 10 तक, और n रेज़ टू पावर 4। समीशन की ये प्रॉपर्टी आई थिंक हम सबने पढ़ी हुई कि समीशन ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स माइनस या फिर प्लस समीशन ऑफ फंक्शन जी एक्स, तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि समीशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, यानी मैं इसको अंदर लेके जा सकता हूं। ठीक है, बस इस प्रॉपर्टी का यूज करो। अब ध्यान रहे कि यहां पे जो लिमिट है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पे लिमिट सेम है, ठीक है, लिमिट सेम है, तो डायरेक्टली बस इसको हटा के माइनस n रेज़ टू पावर 4 कर दो। ठीक है, मैं इसको कंबाइन कर दिया ऐसे, अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता था उसका काम खत्म हो चुका है। अब बाकी जो चीजें बची उसको सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, फर्स्ट थिंग, अब ये जो है वो पूरा इक्वल टू किसके गिवन है, आई थिंक दिस इज इक्वल टू 55k प्लस 40। ठीक है, अगर मैंने बिल्कुल सही किया है तो 55k प्लस 40, तो मुझे k की वैल्यू चाहिए। तो एक चीज क्लियरली देखो यार, इस कांस्टेंट टर्म 4 को मैं ऐड करता जाऊंगा, यानी n की वैल्यू 1 से 10 तक जाओगे तो इस 4 का सम तो क्या हो जाएगा, 40 डायरेक्टली मिल जाएगा मुझे, तो इसको मैं डायरेक्टली हटा सकता हूं। यानी मैं बोल सकता हूं कि यहां से मुझे ये पता चलता है कि समीशन ऑफ n की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक 6n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर माइनस का 12n शुड बी इक्वल टू 55k होना चाहिए। तो मतलब ये 55k का मल्टीपल होगा, उस k की वैल्यू चाहिए मुझे, बस ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये 440 ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। होप शो जिन्होंने समीशन की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी है, जिनको पता है उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा। यानी समीशन ऑफ, अगर मैं इसको अलग कर दूं, मान लो 4 है, चलो बता देता हूं जिनको समझ में, 1 से लेकर के 10 तक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 4, क्योंकि यह वेरिएबल नहीं है तो मैं 1 से लेकर 10 तक यानी 4 प्लस 4 प्लस 4 कब तक करूंगा, 10 टाइम्स, और 4 10 टाइम्स ऐड करने से क्या मिलता है, 40 मिलता है। तो बस वही मैंने किया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यू विल गेट योर आंसर। तो इसको मैं आगे ले लेता हूं, सॉरी फॉर दैट। मुझे निकालना है समीशन ऑफ n की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक 6n क्यूब प्लस 5 था क्या, 5n स्क्वायर, एक बार लिख लेते हैं, प्लस लेट मी चेक 6n स्क्वायर प्लस 5n स्क्वायर माइनस का 12n, दिस इज माइनस 12n। अब बस फॉर्मूला लगा दो भाई, 6 एज इट इज n क्यूब समीशन ऑफ n क्यूब, आई थिंक फॉर्मूला सब जानते हैं, दिस इज योर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। जिनको फॉर्मूला पता है डायरेक्टली वैल्यू पुट करिए, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अप टू 10 टर्म है, 10 है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो मैंने स्क्वायर का लगा दिया भाई, क्या कर रहे हो, डिवाइडेड बाय
2 और इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 5 इंटू एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 6. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज माइनस का 12, ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2. नाउ पुट द वैल्यू 6 इंटू n क्या है 10 है, तो इंप्लाइज दैट आई कैन से दिस विल बिकम योर 10 इंटू 11 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू अगेन दिस इज 10 इंटू 11, ये हो जाएगा 21 डिवाइड बाय 6, यानी n की वैल्यू 10 रखते जाओ, यू विल गेट योर वैल्यूज. सो दिस इज 10 इंटू 11 अगेन होल डिवाइड बाय 2. अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 5 जा 10 है, 2 3 जा 2 5 जा 2 5 जा 11 इंटू 5 दैट इज 55, 11 इंटू 5 55, 11 इंटू 5 55 जो कि आपको चाहिए. तो सबसे पहले इसी को कॉमन निकालो कि 11 इंटू 5 यानी 55 को मैंने निकाल लिया कॉमन, तो बाकी क्या बचा आपके पास, यहाँ बचेगा 6 इंटू 55 अगेन बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे 55 का ये स्क्वायर है, प्लस 5 इंटू ये बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा 5 इंटू 21 डिवाइड बाय 100 कैंसिल आउट कर देते हैं 7, तो ओनली 7 लेफ्ट, माइनस 12 इंटू कुछ नहीं बचेगा, बस यही, बस इसको सॉल्व कर लो, यही की वैल्यू आपकी. तो 30 33 330 हो गया, तो प्लस 35 हो गया, माइनस का 12, माइनस 12 करोगे तो क्या बचेगा, ये 3 एंड 2 23 इसमें ऐड कर दीजिए. सो 353 इज द सॉरी 353 इज द करेक्ट आंसर, यानी 353 मेरा आंसर आ गया इसका. ठीक है, बस ये कैलकुलेशंस थी, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए. तो ऑप्शन नहीं गिवन है, जस्ट वी नीड टू पुट द मतलब न्यूमेरिकल टाइप होगा ये. So 353 is the correct answer. Let's move to the next one. That is question number 14. Okay, let AB be two distinct positive real number. AB दोनों positive है, ठीक है, और अलग अलग नंबर है. Let 11th term of a GP whose first term is A and third term is B. एक GP की 11th term, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि GP मुझे गिवन है जिसकी फर्स्ट टर्म इसने बोली है कि A है, थर्ड टर्म जो बोली है दैट इज योर B, इसकी 11th टर्म के बारे में कुछ बातें कर रहा है, इज इक्वल टू पीथ टर्म ऑफ अनदर जीपी, यानी एक और जीपी है, जीपी नंबर 2 हम बोल देते हैं, उसकी पीथ टर्म यानी उसको मैं टी से डिनोट करता हूं, टीपी जो है उसके इक्वल है, हुज फर्स्ट टर्म इज ए, यानी इस जीपी की भी पहली टर्म ए ही है, एंड द फिफ्थ टर्म इज बी, और फिफ्थ टर्म जो है वो है बी. सो मुझे पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो देखो बहुत ही आसान है और क्लियरली आपको दिखेगा कि A11 इक्वल टू है टीपी. A11 मतलब अगर मैं फर्स्ट जीपी की कॉमन रेशियो को R बोल देता हूं, सेकंड के कॉमन रेशियो को मैं कैपिटल R से डिनोट कर लेता हूं, तो A11 का मतलब होगा AR रेज़्ड टू पावर 10, और यहां पे ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म इज A अगेन, तो A इंटू कैपिटल R रेज़्ड टू पावर P माइनस 1. A से A कैंसिल आउट कर दो. अब मुझे इस R और R को सेम करना है, इनके बीच में एक रिलेशन चाहिए, वहां से मुझे P की वैल्यू मिल जाएगी. और वो रिलेशन कहां से मिलेगा, देखो ये चीज इसने इसी चीज के लिए दी है, बहुत सिंपल सा है. तो A3 मतलब मैं बोल सकता हूं दिस इज योर AR स्क्वायर इक्वल टू B, और ये हो जाएगा AR कैपिटल R रेज़्ड टू पावर 4 इक्वल टू B. ये भी B है, ये भी B है, दोनों को इक्वेट कर दो. सो यानी बोल सकता हूं कि AR स्क्वायर इज इक्वल टू AR रेज़्ड टू पावर 4. A एंड A गेट कैंसिल आउट, यानी यहां से स्मॉल r की वैल्यू मिल जाएगी आपको प्लस माइनस R स्क्वायर. अब पुट द वैल्यू, यू विल गेट योर आंसर. यहां पे रख दीजिए प्लस माइनस R स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 10 इज इक्वल टू R रेज़्ड टू पावर P माइनस 1. ठीक है, सो देखो प्लस हो चाहे माइनस हो, पावर इवन होगी तो प्लस माइनस प्लस ही हो जाएगा. R स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 10 मींस दिस विल बिकम R रेज़्ड टू पावर 20 इज इक्वल टू R रेज़्ड टू पावर P माइनस 1. बेस सेम हो तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए, तो यानी P माइनस 1 इक्वल टू 20 होना चाहिए, यानी P की वैल्यू क्या आ जाएगी 20. दैट्स इट, सिंपल, बहुत सिंपल. नेक्स्ट देखो, लेट Sn बी द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. भाई बहुत ही आसान सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, सिंपल क्लियरली दिख रहा होगा कि ये आपकी फर्स्ट टर्म A है, और यहां से D की वैल्यू आप पूछोगे तो वो हो जाएगी 4. ठीक है, इफ 40 इज लेस देन 6 डिवाइड बाय n इंटू n प्लस 1, समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक Sk इज लेस देन 42. ठीक है, यानी अल्टीमेटली ये निकालना है, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी. ठीक है, सॉरी, तो Sk कैसे निकालोगे सर, सिंपल सी एपी है. ठीक है, Sk कैसे निकालोगे, सिंपल सी एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म 3 है, D इज 4, तो Sk आई थिंक बहुत आसान रहेगा, हम निकाल लेते हैं फटाफट. Sk मीन्स सम ऑफ द फर्स्ट k टर्म दैट इज इक्वल टू k बाई 2 इंटू 2 इंटू ए इज 3 है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस k माइनस 1 इंटू D दैट इज 4. सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये k बाई 2 हो जाएगा,
4 अंदर जाएगा तो ये 4k माइनस 4 हो जाएगा. सो दिस विल बिकम योर 4k प्लस 2. ठीक है, यही होगा 4k 6 में 2. इस 2 को अंदर ले जाओ तो दिस विल बिकम योर k इंटू 2k प्लस 1. चीजें हो गई आसान. ये आ गई sk की वैल्यू. बट क्या मुझे sk चाहिए? नहीं सर, मुझे चाहिए समिशन ऑफ k की वैल्यू 1 से लेकर के n तक और sk की वैल्यू क्या है? आप बोल सकते हो k इंटू 2k प्लस 1. मुझे ये चाहिए. यानी इसी बात को मैं क्या लिख सकता हूं? लेट मी चेंज द कलर. समिशन ऑफ k की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, k को अंदर ले जाओ तो दिस विल बिकम योर 2k स्क्वायर प्लस k. आई थिंक ये मेरे लिए बहुत आसान सी चीज बन गई है. ये 2k स्क्वायर क्या है एक्चुअली में? इस 2 को बाहर निकाल सकते हो समीशन के? बिल्कुल सर. k स्क्वायर समीशन ऑफ, ये क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर. यानी k की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रहा है. यानी ये कुछ ऐसा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते n तक जाएगा n स्क्वायर. तो इसका फॉर्मूला हम सब जानते हैं. इस 2 को मैंने बाहर लिख दिया. इसका फॉर्मूला लिखेंगे कहां तक? नंबर ऑफ टर्म n है तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, प्लस k इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है. ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू 1 से लेकर के n तक जा रही है. सो दिस विल बिकम योर प्लस n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. सिंपल. चाहो तो आप इसको कैंसिल आउट कर दो. 2 3 जा 6. ठीक है, हो गया. तो ये किसकी वैल्यू आ रही है? ये इतने पोर्शन की वैल्यू आ रही है जो ये चल रहा है. इसको लेट बी मैं अल्फा बोल देता हूँ 1 मिनट के लिए. तो इसे अल्फा की वैल्यू ये चल रही है. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से n इंटू n प्लस 1 मैं ले लेता हूं कॉमन. क्या हो गया भाई? लेट मी गिव अ चांस. n इंटू n प्लस 1 मैं ले लेता हूं कॉमन. ठीक है, अंदर जो भी बचा, क्या बचा? 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 3 और प्लस 1 बाय 2. इसको ले लीजिए एलसीएम. एलसीएम क्या आएगा? 6. तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली n इंटू n प्लस 1, ये अलग है भाई, डिवाइडेड बाय, दोनों का एलसीएम 6 से मैं यहीं लिख देता हूं. अंदर क्या बचेगा? 4n प्लस 2 हो जाएगा, n प्लस का 3, यानी 4n प्लस 5 हो जाएगा अल्टीमेटली. सो इसको मैं 4n प्लस 5 डायरेक्टली लिख देता हूँ. तो दिस इनटू दिस. ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई. सो नाउ अब बस मुझे क्या करना है? पुट कर देना. ठीक है, सो गिव मी अ मिनट. मैं इस स्लाइड को हो गया 23 ओके. मैंने इस स्लाइड को डुप्लीकेट कर लिया है ताकि क्वेश्चन हमारे पास रहे. तो अब मैं चीजें हटा देता हूं. ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपके पास है, वो वैल्यू पुट कर दीजिए. तो ये 40 इज लेस देन 6 डिवाइड बाय n इंटू n प्लस 1. और इस पूरे की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास? ये आई थी n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 6 इंटू 2n प्लस 5. आई थिंक यही है. लेट मी चेक. दिस इज इक्वल टू 42. बस एक बार चेक कर लेते हैं इसको और फिर हम आगे बढ़ते हैं. आई थिंक 4n प्लस 5 है. सॉरी, इट्स नॉट 2. 4n प्लस 5. ठीक है, सो अब देखो इस पूरे से ये कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल आउट. 4n प्लस 5 40 और 42 के बीच में. इसका मतलब बोल सकते हैं 4n, यानी सब्ट्रैक्टिंग 5 थ्रू आउट. 5 सब्ट्रैक्ट करोगे ये 35 हो जाएगा और ये करोगे तो क्या बचेगा? 37. n यानी डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 4 से डिवाइड कर दो सबको तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. यानी n की वैल्यू जो है किसके बीच में होनी चाहिए? ये हो जाएगा 8 पॉइंट समथिंग. आई थिंक 8 पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है, शुड बी लेस देन ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है, तो मतलब ये मान लो कोई भी रैंडम वैल्यू, जैसे मान लो 8.2 और 9.1 के बीच में है. तो n क्या होना चाहिए? यहाँ पे ध्यान से देखो, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात हो रही है, यानी एक नेचुरल नंबर होगा. तो 8 और 9 के बीच में नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? आप बोलोगे सर 9. ठीक है, 8.2 एंड 9.1 के बीच में. तो 8.8 यहाँ कहीं होगा, 9 यहाँ कहीं होगा. तो एक वैल्यू यहाँ आ रही है, एक वैल्यू यहाँ आ रही है. तो इन दोनों के बीच में एक ही नेचुरल नंबर है, दैट इज 9. सो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ n इज 9. सो दैट्स माई आंसर. होप शो सिंपल एंड क्लियर. इसमें ऑप्शन नहीं गिवन थे हमें. ओके, तो डायरेक्टली इज इक्वल टू 9 आपका आंसर आ जाएगा. नंबर 16 क्या बोला इसने? द सम ऑफ द सीरीज. इस सीरीज का आपको सम बताना है अप टू 10 टर्म्स, 10 टर्म तक.
तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ऐसे किसी को देखते ना, सबसे पहली चीज हमारे समझ में यही आती है कि हो जा भाई, कि इसकी जनरल टर्म निकाल ली जाए तो चीजें आई थिंक आसान हो सकती है। और ध्यान से आप देखो तो नीचे क्या है, अगर आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखो तो ऊपर 1 2 3 ऐसे एपी में चल रहा है, नीचे फर्स्ट टर्म 1 ही है, सेकंड टर्म 3 इंटू 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर है, और यहाँ पे 1 का रेस्ट पावर 4, 2 रेस्ट पावर 4, 3 रेस्ट पावर 4। तो डायरेक्टली कैलकुलेट करना आसान नहीं है, तो इसका मतलब मुझे इसकी जनरल टर्म की तरफ जाना चाहिए सबसे पहले। तो अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखना चाहूँ तो देखो वो बहुत आसान से दिख रही होगी। ऊपर अगर मैंने इसको टी आर बोला तो ऊपर आर हो जाएगा, नीचे देखो क्या होगा, 1 हर एक टर्म में है, -3 इंटू आर का स्क्वायर है, देखो ये R1 है तो नीचे भी 1 का स्क्वायर है, ऊपर 2 है नीचे 2 का स्क्वायर है, एंड प्लस R रेज़ टू पावर 4। तो ये बन गई इसकी एक जनरल टर्म। इसके बाद क्या, ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और यहां पे इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि R डिवाइड बाय, मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूं R रेज़ टू पावर 4, -3R स्क्वायर को मैं -2R स्क्वायर लिख देता हूं, ये प्लस का 1 एज इट इज, और जो एक R स्क्वायर बचा -R स्क्वायर वो मैं लिख देता हूं यहां पे। क्या इस बात में कोई प्रॉब्लम है? सेम ही बात लिखी है मैंने, 3R स्क्वायर को माइनस का 2R स्क्वायर और -R स्क्वायर लिख दिया। ऐसा क्यों किया, ध्यान से देखो, ये आपका एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो ये R डिवाइड बाय नीचे बन जाएगा आपका R स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर। इसको फर्दर मैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के लिख सकता हूं कि R डिवाइड बाय ये हो जाएगा R, एक बार प्लस लिख दो तो R स्क्वायर प्लस R -1 इंटू R स्क्वायर माइनस R -1। तो एक बार मैंने इसको प्लस लिख दिया और एक बार लिख दिया मैंने माइनस, ठीक है। सो इतना होने के बाद अब ध्यान से देखो, अब नीचे दोनों जो टर्म लिखी हुई है उनका सम ऊपर दिख रहा होगा आपको, सम या डिफरेंस, आप बोलोगे डिफरेंस, तो बस वही चीज निकालो। तो इसी बात को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, कहां लिखा जाए, यहां लिख देता हूं। इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ऊपर मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है। यानी मैं अगर लिखूं R स्क्वायर प्लस R -1 माइनस ऑफ R स्क्वायर माइनस R -1 होल डिवाइडेड बाय, एज इट इज ही रहेगा, यानी R स्क्वायर प्लस R -1 इंटू R स्क्वायर माइनस R -1, ये चीज तो एज इट इज ही रहेगी अपनी, ठीक है। ऊपर इन दोनों को सेपरेट करने से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 चला जाएगा, लेकिन प्लस का R और प्लस का R, ये प्लस का R 2R हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है तो मैं इसको 1/2 से डिवाइड कर देता हूं। तो मैंने ऊपर वाले R को नीचे डिनोमिनेटर के डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये 1/2 ध्यान रहे एज इट इज रहेगा। अब जब इनको अलग अलग करोगे तो क्या मिलेगा, पहले इस टर्म के नीचे, यानी इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, दिस डिवाइड बाय दिस करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, यानी हाफ एज इट इज इनटू, ये आपका बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस R -1, बीच में साइन माइनस का, 1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस R -1, ठीक है। अब जब इसके नीचे लिखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म आपकी बन गई है, काम हो चुका है आपका, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसकी जो जनरल टर्म आई TR, दैट इज दिस। मुझे इस टर्म के 10 क्या करना है, 10 टर्म्स का सम निकालना है, ये जनरल टर्म है जिस सीक्वेंस की। तो इसके बाद भी आई थिंक कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसी चीजें हमने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे आपने, ठीक है। नहीं किए तो ऐसी चीजों में आने के बाद एक काम करना चाहिए कि भाई चलो मैं वैल्यूज रख के देखता हूं, ठीक है। जैसे अगर मैं इसकी फर्स्ट टर्म निकालूंगा, T1 निकालूंगा तो क्या होगी, अगर फर्स्ट टर्म आप इसकी निकालोगे, यहां लिख दूं T1 इज इक्वल टू, आप R की जगह 1 पुट कीजिए तो ये 1/2 तो देखो एज इट इज ही रहेगा, अंदर क्या आएगा 1 -1 यानी अल्टीमेटली ये बन जाएगा 1 डिवाइड में -1, मतलब ये होगा माइनस का 1, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, 1 1 तो ये बचेगा 1, तो यानी ये अल्टीमेटली माइनस साइन ऑलरेडी मेरे पास ये वाला है, और 1/1 है, मतलब अल्टीमेटली 1 बना, ये आ गई T1। अब T2 निकालिए, आप T2 निकालेंगे 1/2 तो फिर से एज इट इज रहेगा, 2 रखिए आप, तो ऊपर तो 1 रहेगा डिवाइडेड बाय 4 -2 दैट इज 2 -1 दैट इज 1, तो अगेन 1/1 मतलब 1 ही आ रहा है, 1, बीच का माइनस का साइन मैंने एज इट इज रखा, यहां पे 2 रखें, 2 2 4 प्लस 2 6 -1 दैट इज 5। अगेन आप T3 निकालिए ऐसे ही, तो 1/2 इंटू, अब ध्यान से देखेंगे ये टर्म आएगी आपकी 5 माइनस, चेक करके देखें 9 -4 करोगे 5 बचेगा, 3 3 9 12 -1 दैट इज 11, एंड शोन ऐसे चलता जाएगा आपका अप टू T10th टर्म तक, क्योंकि इस तक का सम चाहिए मुझे। अगर आप ऑब्जर्व कर पाए यहां पे ध्यान से तो आपको पता लगेगा कि ये ऐसी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है। लेट मी चेंज द कलर, ये देखो ऐसे, तो ये सारी टर्म ऐसे कैंसिल आउट होती चली जाएगी। क्या बचेगा मेरे पास बचेगा सिर्फ ये वाली टर्म,
और यहां पे जो सेकंड टर्म होगी T10 की फॉर्म में, यानी 10 जब आप यहां रखोगे तो वो टर्म क्या होगी, माइनस साइन के साथ 10 रखो यहां पे, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 110 माइनस 1 दैट इज 109। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1/2 तो एज इट इज रहेगा इनटू माइनस का 1 डिवाइड बाय 109। सॉल्व इट, यू विल गेट योर आंसर। एलसीएम आएगा 109, 109 प्लस 110 डिवाइड बाय 2 है, इसका मतलब ये माइनस का 55 डिवाइड बाय 109 बचेगा सॉल्व करके। दैट्स इट। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सिंपल एंड क्लियर। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका एक बार मतलब ये मेथड, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने एक दो बार किए होने चाहिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली मे भी ना कर पाओ। ठीक है, कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, बट इन जनरल बच्चे नहीं कर पाते, तो वो आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आज का, और बहुत ही आसान। लेट सेकंड, 8th एंड 44th टर्म ऑफ नॉन कॉन्स्टेंट एपी बी रिस्पेक्टिवली द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 1, देन द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म इज इक्वल टू। भाई इस एपी की फर्स्ट टर्म गिवन है, A1 इज 1, ठीक है, और सेकंड 8th और 54th टर्म है जो है नॉन कॉन्स्टेंट एपी की, वो जीपी की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म बन रही है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस एपी की फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है, मैं बोल देता हूं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है। तो क्या आप मुझे यहां से सेकंड टर्म बता सकते हो, आप बोलोगे सर 1 प्लस डी हो जाएगी। क्या आप मुझे 8th टर्म बता सकते हो, आप बोलोगे सर ये 1 प्लस 7d हो जाएगा। और क्या आप मुझे 44th टर्म बता सकते हो, आप बोलोगे ये 1 प्लस 43d हो जाएगा। तो ये मैंने इस एपी की जितनी टर्म्स गिवन थी वो निकाल दी। अब हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये जो टर्म्स हैं ये एक जीपी की फर्स्ट, सेकंड, यानी जीपी की फर्स्ट टर्म है ये वाली उसकी सेकंड टर्म है, और ये वाली उसकी थर्ड टर्म है गिवन है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म चाहिए। ठीक है, किसका, एपी का थे। तो बस इसका यूज करके डी की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो अगर ये एक जीपी है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि T2 का स्क्वायर जो है वो इक्वल टू होगा T1 इंटू T2 के। T2 क्या है, 1 प्लस 7d, तो 1 प्लस 7d का होल स्क्वायर लिख दीजिए इज इक्वल टू 1 प्लस डी इंटू हो जाएगा 1 प्लस 43d। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 49d स्क्वायर प्लस का 14d इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 43d स्क्वायर होगा, 43d इंटू डी प्लस 44d हो जाएगा, एंड प्लस का 1, सबको एक तरफ ले आओ। 49 माइनस 43 करोगे तो ये बचेगा 6d स्क्वायर, 14d है, ये 44d है, इधर आएगा तो माइनस का 30d बचेगा आई थिंक, और 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 0। यहां से आप 6d कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा, आप बोलोगे d माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी d की दो वैल्यूज आ रही है यहां से मेरे पास, d इक्वल टू 0 एंड d इक्वल टू 5, ये दो वैल्यूज आपके पास आ रही है d की। ठीक है, सो d 0 होने का मतलब क्या, d 0 होने का मतलब क्या है, वो तो मेरी कांस्टेंट एपी बन गई, यानी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 0 हो गया तो कांस्टेंट एपी बन गई, यानी सारी टर्म 1 1 1 1 रहेगी। ठीक है, अब इसने बोला है कि ये नॉन कांस्टेंट एपी है, इसने स्पेसिफाई किया है, इसका मतलब d इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब d इक्वल टू 5 ही मेरा आंसर होगा। अगर d 5 है तो बाकी काम आपका हो चुका है। आपके पास फर्स्ट टर्म है, आपके पास d की वैल्यू आ चुकी है 5, आपको क्या करना है, फर्स्ट 20 टर्म का सम चाहिए, यानी S20 निकालना है। तो दिस विल बिकम योर 20/2 इंटू 2a दैट इज 2 प्लस 19d, तो 19 इंटू 5, तो हो जाएगा 97 10, यानी 970 इज द करेक्ट आंसर, यानी 4th इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चैप्टर या स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ मतलब लेक्चर चाहिए, वीडियो चाहिए कि ये टॉपिक में हमें प्रॉब्लम हो रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम हो रही है, इस टाइप के क्वेश्चन से प्रॉब्लम हो रही है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज ये सीरीज एज इट इज चलती रहेगी। इसके अलावा जो वीडियोस बनेंगे वो आपकी चॉइस, यानी आपको जो चीजें पसंद है उसके बेसिस पे बनेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, यहां तक आए हो तो मतलब आया होगा, तो चैनल वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।